देखो, प्रीलिम्स प्रीलिम्स का जो मोड है ना, मतलब टोन, वो मैं देख रहा हूँ कि वो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा स्विच मार रहा है थोड़ा। जैसे मेंस का सिलेबस जो होता है ना, कि थोड़ा डिटेल में तुमसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि तुमको पता हो कि हाँ पॉइंट्स वगैरह ये हैं। ठीक है। अदरवाइज जैसे तो वो फैक्चुअल पूछ सकता है कि हाँ डायरेक्टली क्या है। लेकिन अंडरस्टैंडिंग लेवल पे जैसे जीडीपी इंडिया का ग्रोथ रेट क्या चल रहा है, ठीक है, ग्रोथ रेट क्या चल रहा है लास्ट 1 डेकेड में, क्या था पोजीशन, इस टाइप से पूछ रहा है। ठीक है। तो तुमको अभी पढ़ना है, मैंने जितना गिवन टाइम है 4 मंथ्स, इतना गिवन 4 मंथ्स टाइम है, तो मोर देन एनफ है ये। ठीक है। लेकिन कंडीशन यही है कि 4 मंथ पूरा अच्छे से यूटिलाइज होना चाहिए। ठीक है, अच्छे से यूटिलाइज होना चाहिए। और अभी GS 1 2 3 4 जो पेपर देख रहा था, मेंस का भी जो चल रहा है मेंस, तो उसमें क्या कर रहा है ना कि तुम्हारा मेंस का तो टॉपिक्स है जो, ठीक है, तो वहां से तो पूछेगा ही, वो तो सिलेबस का है तो वहां से पूछेगा ही। प्लस जो भी तुम्हारा पास जो प्री डिपोजिशन जो नॉलेज है तुम्हारा प्रीलिम्स का, जैसे मान लेते हैं कीवर्ड, एक कीवर्ड देखा, म्यूल अकाउंट। ठीक है, म्यूल अकाउंट, ये मोस्टली कोई ऐसे मेंस के लिए नहीं पढ़ेगा कि म्यूल अकाउंट क्या है, लेकिन वो पूरा उस पर एक क्वेश्चन फ्रेम कर दिया है कि म्यूल अकाउंट क्या है, प्रोसेस क्या है। ठीक है। कैसे उस मैंने कैसे उसको जो कैसे उससे बचा जा सकता है, और जिसको खाली मील अकाउंट नहीं पता होगा वो पूरा वो क्वेश्चन छोड़ के आएगा। ठीक है। तो प्रीलिम्स इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ओपीएससी का हमेशा से एक रहा है, मैंने लेगेसी की, वो प्रीलिम्स वाला एक क्वेश्चन उठा के डायरेक्ट कॉपी पेस्ट, मैंने प्रीलिम्स वाला एक कीवर्ड उठा के डाल देगा और फिर तुम वहां पे कुछ नहीं कर सकते सिवाय कि गेस करने के। ठीक है। तो जो कोई भी प्रीलिम्स के पढ़ते समय करंट अफेयर में पढ़ा हो कि मील अकाउंट क्या है, वो उसको आराम से हैंडल कर ले जाएगा। तो प्रीलिम्स बहुत हद तक मैंने इतना है कि कीवर्ड पता होने चाहिए और पढ़ने आना चाहिए, मैंने रीडिंग बिटवीन द लाइंस की, हाँ कह क्या रहा है क्वेश्चन में जो पूछा है, डायरेक्टली वही जो पूछ रहा है वही मैं समझ रहा हूँ कि कुछ और समझ ले रहा हूँ, है ना। तो आज तो वैसे रखा हूँ मैं ये डेमो क्लास है पॉलिटी का जो अमेंडमेंट चैप्टर। ठीक है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बहुत सिंपल टॉपिक है, कुछ नहीं तुमको रटना पड़ेगा। ठीक। और जो कि डेमो है तो मतलब थोड़ा 2 4 लोग देखेंगे और एक्स्ट्रा भी वही, फिर पार्ट एंड शेड्यूल मोर और लेस रटने वाला है, लेकिन मैं जो रटाऊंगा वो थोड़ा मैंने इमेज मेमोरी टाइप में रहेगा, तुमको याद रहेगा, है ना। और फिर प्रियम्बल भी वही वही टाइप में है कि तुम, हाँ यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग लेवल में बहुत कुछ है समझने के लिए, कि हर एक कीवर्ड पे मुझे पता होना चाहिए कि क्या समझ रहे हो तुम, सोवर्निटी मतलब क्या समझ रहे हो। लेकिन अमेंडमेंट ऐसा है कि कंफ्यूजिंग है थोड़ा, और अलग कंफ्यूजिंग है, और बहुत प्रीलिम्स के लिए ओपीएससी के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और यूपीएससी के लिए इतना है कि वो लास्ट ईयर ओपीएससी यूपीएससी पूछ भी लिया है इसमें से, और इससे पहले भी 2024 में ही पूछा था। ठीक है। तो मैं डाउट सारा लूंगा। ठीक है, तुम्हारा डाउट सारा लूंगा, सेशन ज़्यादा बड़ा नहीं रखूंगा, अमेंडमेंट टॉपिक पढ़ाऊंगा, उसका तुम्हारा जो भी डाउट है और कैसे क्या है वो तुम जो भी पूछना है पूछ लेना। देखो, अमेंडमेंट टॉपिक अगेन बोला बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी स्टेट पीसीएस का उठा के देख लो पीवाईक्यू। ठीक है, उसमें एक क्वेश्चन हर साल तो रहेगा। यूपीएससी पिछले 2 3 साल से एक क्वेश्चन डाल रहा है हर एक साल अमेंडमेंट टॉपिक से। ठीक है, ये यूपीएससी का ही है, सीएपीएफ का था शायद से, नहीं ये यूपीएससी 2021 का था। ठीक है। आते हैं हम पार्ट, याद रखना है, ये पार्ट पढ़ाऊंगा जब मैं तो याद रखना। पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड, सॉरी, पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड विच फॉर्म बेसिक स्ट्रक्चर, कुछ भी ऐसा बेसिक स्ट्रक्चर बना रहा है। ठीक है। क्या है बेसिक स्ट्रक्चर, अगेन बताऊंगा बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, केशवनंद भारती केस में आया था। तो मतलब कोर वैल्यूज है, अभी बस इतना याद रखो कि कोर वैल्यूज है, कोर वैल्यूज है। ठीक है। इस पे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया था ओपीएससी, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत टेक्निकल क्वेश्चन था। शायद शायद दिखना है इसमें, हाँ नीचे में है शायद, टेक्निकल क्वेश्चन था, बेसिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में है। ठीक है। तो बेसिक स्ट्रक्चर कुछ भी, पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड द बेसिक स्ट्रक्चर, कह रहा है कि पार्ट 20 में अमेंडमेंट का बात है। अमेंडमेंट, कौन सा अमेंडमेंट, जो आर्टिकल 368 में है, सिर्फ इसी अमेंडमेंट का बात हो रहा है। लेकिन एक तरीके से और अमेंडमेंट होता है जो आर्टिकल 368 यूज नहीं करता है। कौन सा, कौन सा, जो सिंपल मेजोरिटी से है। ठीक है। तो जो 368 से है, वो पार्ट 20 सिर्फ उसी से डील कर रहा है और किसी से नहीं। ठीक है, पार्ट 20 जो है वो सिर्फ 368 आर्टिकल वाले में से जो अमेंडमेंट हो रहा है इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में, उसी से डील कर रहा है। कैसे कर रहा है डील, पार्लियामेंट में अमेंड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर। अब कुछ पार्लियामेंट को दे दिया है पावर आर्टिकल 368 कि तुम भाई अमेंड कर लो अपने हिसाब से जो भी तुम्हारा प्रोसीजर है गिवन। अब वो प्रोसीजर क्या है गिवन, क्या है प्रोसीजर गिवन, इनिशिएटेड बाय द इनिशिएटेड बाय बिल इन आइदर हाउस, कि कोई सा भी हाउस में, राज्यसभा हो या लोकसभा हो, कोई भी अपना हाउस में इनिशिएट कर सकता है बिल, लेकिन मेक श्योर रहे कि स्टेट नहीं कर सकता ये। ठीक है। अब ये लाइन क्यों लिखा हुआ है स्टेट नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि एक कंट्री है जो
जहां अपना स्टेट को भी अलाउ किया है अमेंड करने के लिए, कौन सा कंट्री है बताओ? यूएसए। 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 ठीक है। यूएसए अपना स्टेट को भी अलाउ पावर दिया है, थोड़ा मैंने टफ रखा है लेकिन दिया है स्टेट को भी अमेंड करने का। तो उस केस में इंडिया के पास नहीं है, स्टेट स्टेट कांट इनिशिएट। ठीक। बाय मिनिस्टर और प्राइवेट मेंबर, मतलब कि इनिशिएट कौन कर सकता है? कोई मिनिस्टर भी और कोई जो पार्टी में नहीं है, मतलब इन शॉर्ट कि मेंबर जो भी है हाउस के, वो लोग कर सकते हैं इनिशिएट। लेकिन उसके लिए प्रायर कंसेंट परमिशन नहीं चाहिए। याद रखना, नहीं चाहिए, ये नॉट लिखा है, नॉट। ठीक है, नॉट लिखा है ये एग्जाम में मोस्टली याद नहीं आएगा, रिकॉल नहीं हो पाएगा तुमको एग्जाम हॉल में। ठीक है, तो तुम किसी भी तरीके से इसको याद रखो कि नॉट नहीं लिखा है। लेकिन अगर देखना है कि ये कैसे इस पे पूछा था क्वेश्चन यूपीएससी, तो ये लो। हम्म, देखो 2022 यूपीएससी पूछा, अ बिल अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर प्रायर प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बिफोर द इट्स इंट्रोडक्शन। ठीक है, यहाँ पे नॉट नहीं है। ठीक, ये क्वेश्चन काटोगे, ये ऑप्शन काटोगे, सीधा आंसर तक पहुंच जाओगे, 2 और 3। ठीक है, तो ऐसे पूछ रहा है तुमको, इसी मैंने कीवर्ड बेस्ड ही रखेगा वो। और तुम देखो, मैं इतना एज्यूम करके बैठा हूँ कि तुम इतना तो पढ़ के बैठे हो कि तुमको पता है कि भाई अमेंडमेंट क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, सुने हो, नहीं भी जानते हो तो सुने हो। ठीक है, कि हाँ है क्या ये। लेकिन एग्जाम हॉल में होता क्या है ना, कि तुमको क्वेश्चन दिखते रहेगा, वहाँ आंसर भी वहाँ रखा हुआ है, लेकिन तुम्हारा ब्रेन प्रोसेस नहीं कर रहा है उस हिसाब से जैसा करना चाहिए। ठीक है, तुम बहुत मोनोटोनस सोच रहे हो कि हाँ पढ़े हो जैसे वैसे ही, मतलब सोच के, और बिना उसको, बिना अप्लाई वहां पे ब्रेन बिना अप्लाई किए, ठीक है, तुम उसको अटेंड कर ले रहे हो। तो होगा क्या, 0.66 उड़ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना पढ़ते समय कि उन चीजों को ज्यादा ध्यान देना है जो चीज एग्जाम हॉल में स्लीप हो सकता है। मतलब मुझे हो सकता है कि आर्टिकल 368 तुमको पहली बार में याद हो जाए, हो सकता है कि तुमको ये भी याद हो जाए कि दो सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा ही इनिशिएट कर सकते हैं। लेकिन ये चीज एग्जाम हॉल में वहां पे कंफ्यूजन नॉट था कि नहीं था, वो होगा, क्योंकि ऐसा 2-4 जगह पे है जहाँ पे प्रेसिडेंट का कंसेंट चाहिए भी। ठीक है, मनी बिल पास करने में कंसेंट चाहिए भी। ठीक है, तो इन चीजों को तुमको मार्क करना है अपने नोट्स में पढ़ते समय, कि जब मैं रिवाइज करूंगा लास्ट डे में, प्रीलिम से एक दिन पहले या 2 दिन पहले, तो मैं इनको तो देख ही लिया, उनको तो जानता ही हूँ कि हाँ पढ़ा हूँ कई बार, लेकिन इसको नहीं भूलूंगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होने का चांसेस बहुत हाई है। इजी क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से आएगा, लेकिन जब उसको थोड़ा सा एवरेज करना हुआ तो यहाँ से पूछ लेगा। और अगर टफ करना हुआ तो फिर यहाँ से पूछेगा, जहाँ पे मैंने 1000 में से सिर्फ 50 लोग को आते रहेगा। ठीक है, तो उस हिसाब से पढ़ना कि इजी तो ये वाला, एवरेज तो ये वाला टॉपिक है, और हार्ड तो यहाँ से पूछेगा। तो तुमको मैं जो नोट्स दूंगा और जो कंटेंट रहेगा, जो एग्जांपल्स जितने सारे मैं क्लास में बोलते रहूंगा, ठीक है, मैं एग्जांपल मतलब जो लिखा रहेगा सिर्फ वही एग्जांपल नहीं, मतलब पैरेलल एग्जांपल ऐसा रहेगा कि तुमको जो रियल टाइम एग्जांपल की जो घटा हुआ कभी हिस्ट्री में, आफ्टर पोस्ट इंडिपेंडेंस की कोई पॉलिटिक्स में चल रहा है करंट, तो वैसा एग्जांपल दूंगा। वो मैं लिखे नहीं रहूंगा बेशक, लेकिन तुमको मैं क्लास में बताते रहूंगा। ठीक है, मैं क्लास में जो मेंस का कोर्स ले रहा था, तो 3-4 बार मैं बोला भी था कि प्रेसिडेंशियल रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है और शांति बिल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंस में दोनों आया है, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस आर्टिकल 143, लास्ट ईयर प्रीलिम्स के क्लास जब ले रहा था तो मैं वहां पे बोला था कि आर्टिकल 143 प्रेसिडेंशियल रेफर कर सकता है सुप्रीम कोर्ट को। और शांति बिल भी बोला था कि इंडिया जो है न्यूक्लियर न्यूक्लियर मार्केट अपने बढ़ाना चाहता है, उस कंटेक्स्ट में मैंने इन्वेस्टमेंट लाना चाहता है न्यूक्लियर सेक्टर में, इसलिए उसको लिबरलाइज कर रहा है। और दोनों क्वेश्चन आ गया करंट अफेयर में, क्योंकि अब देखो, पूछना तो वो कुछ भी पूछ सकता था, लेकिन ये दोनों इसलिए पूछ रहा है क्योंकि ये बहुत लंबे समय तक न्यूज में रह रहा है। ठीक है, और एग्जामिनर जो तुम्हारा पेपर सेट भी कर रहा है ना, उसको कुछ नहीं भी पता हो करंट अफेयर, एटलीस्ट उसको बेसिक तो इतना पता ही होगा करंट अफेयर की ये चीज चल रहा है। ठीक है, अगर थोड़ा सा भी पॉलिसी जान रहा है कि हाँ कैसे, मैंने किसी कंट्री का, किसी स्टेट का पॉलिसी कैसे आगे बढ़ता है, तो वो चीज वो गेस कर पाएगा कि हाँ यहाँ से तो अगर उठाना हुआ, जैसे एक डीपीडीपी एक्ट था। ठीक है, अब ये भी बहुत लंबे समय से आ रहा है ये। ठीक है, बीएन कृष्णा कमेटी इसको रेकमेंड करके कुछ कुछ बना के इसको दिए थे, फिर अपोजिशन बोला कि भाई राइट टू इंफॉर्मेशन गड़बड़ हो रहा है, इंप्लीमेंट नहीं हो रहा था। 2023 में बस आ गया था एज एक्ट, इंप्लीमेंट नहीं हुआ था, इसके ऊपर रूल्स नहीं बने थे। 2025 में जाके अक्टूबर में, हाँ नवंबर में, दिसंबर में या नवंबर में इसके ऊपर ये बना। तो ये भी बहुत लंबे समय से आ रहा था, वैसे ही लेबर कोड भी बहुत लंबे समय से आ रहा था। तो उसके आंख, जो क्वेश्चन पेपर सेट कर रहा है उसको दिख रहा है कि 4-5 कुछ ऐसा है, और उसको बोला गया कि भाई 2 से 3 करंट अफेयर डालना है पेपर में, तो कोई इसमें से एक दो उठा लेगा। तो तुमको ये सब के लिए प्रिपेयर होकर जाना पड़ेगा। ठीक है,
सबके लिए प्रिपेयर होकर जाना पड़ेगा। तो करंट अफेयर ऐसे मैंने हाफाजार्डली कुछ भी नहीं पढ़ लेना रहता है। ठीक है, अगर पढ़े हो तो एक बार के लिए ठीक है कि हाँ जान लिया हो कि एटलीस्ट ये म्यूल अकाउंट था क्या, एक बार बस जानने के लिए कि हाँ आउट ऑफ क्यूरियोसिटी क्या था, कि कुछ घटा है, कुछ भी छोटा सा ऐसा कुछ इवेंट हुआ है उसको बस जान लिए हैं। लेकिन जब पढ़ रहे हो एग्जाम के लिए कि एग्जाम से 2-4 दिन पहले की रिवाइज करना है, कि रिकॉल करना है एग्जाम हॉल में बैठने से पहले, तो वो चीज देखोगे जो चीज तुम बहुत देख रहे हो कि बहुत रिपीटेटिव था। ठीक है, क्योंकि आखिरी डे में, आखिरी या 2-3-4 दिन पहले जो रिवाइज करते हो वो बहुत ज्यादा लाइकली है कि एग्जाम हॉल में तुम उसको प्रेजेंट कर पाओगे। और तुम पढ़े हो पूरा साल भर और तुम 7-8 दिन पहले कुछ रिवाइज नहीं किए हो, तो बहुत चांसेस है कि तुम गड़बड़ करके आओगे एग्जाम हॉल में आउट ऑफ कंफ्यूजन। ठीक है, तो बहुत मैंने स्किल, प्रीलिम्स पूरा स्किल का खेल है। ठीक है, हर कोई पढ़ के बैठे रहता है और नॉलेज चाहिए। मेरे हिसाब से 50% नॉलेज या 60% नॉलेज पकड़ लो, लेकिन 40% तो स्किल है, तुम वहाँ पे अप्लाई करके आना पड़ेगा। आंसर राइटिंग का भी सेम वही है कि तुमको 60% तो बेस चाहिए नॉलेज, उसके बाद फिर 40% में तुमको गेम करके आना है बाकियों से। हर किसी को 60% पता है, हर किसी को 60% पता है। क्या देखे, बिल कौन कर रहा है इनिशिएट? दो हाउस, लोकसभा या राज्यसभा। स्टेट को स्ट्रिक्टली मना किया गया है, लेकिन वही चीज यूएसए में अलाउ है स्टेट को। बाय मिनिस्टर और प्राइवेट मेंबर। बाय मिनिस्टर और प्राइवेट मेंबर मतलब कि कोई भी लोकसभा या राज्यसभा का एमपी है वो इनिशिएट कर सकता है। ठीक है, लेकिन और कंडीशन ये है कि प्रेसिडेंट का रिक्वेस्ट जरूरत नहीं पड़ेगा इसमें। क्यों ये लाइन लिखा हुआ है यहाँ पे? इसलिए क्योंकि बाकी कुछ जगहों पे पड़ता है जरूरत। फिर क्या, रिक्वायर्ड स्पेशल मेजोरिटी। अमेंडमेंट चैप्टर का टफनेस जो है यहीं से है, मेजोरिटी से, स्पेशल मेजोरिटी से। और एक है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेजोरिटी है, ये अमेंडमेंट से रिलेटेड नहीं है, लेकिन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेजोरिटी है जो ओपीएससी पूछ चुका है। फॉर एग्जाम्पल, टाइप 1, मेजोरिटी ऑफ टोटल स्ट्रेंथ। मेजोरिटी ऑफ टोटल स्ट्रेंथ क्या है? मेजोरिटी ऑफ टोटल स्ट्रेंथ करंट 543 है। ठीक है, 543 है, उसका उसका मेजोरिटी चाहिए, मतलब 543 का एक ज्यादा कुछ भी। ठीक है, 543 डिवाइड बाई 2 करो, +1 कर दो, तो ये होगा पहला क्राइटेरिया कि ये क्यों मस्ट बी सपोर्टेड बाय दिस मच नंबर ऑफ पार्लियामेंटेरियन। इतना लोग सपोर्ट कर दिए कि हाँ अमेंडमेंट होना चाहिए। ठीक, तो फिर सेकंड क्राइटेरिया देखा जाएगा, 2/3 ऑफ मेंबर ऑफ दैट हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। अगर ये हाँ कर दिए मतलब स्पेशल मेजोरिटी से बिल जो एक्ट है अमेंडमेंट हो गया है। ठीक है, नंबर इसलिए दिया हूँ क्योंकि एग्जाम हॉल में तुमको अगर हो सकता है कि अगर ये यहाँ पे टोटल स्ट्रेंथ है कि प्रेजेंट एंड वोटिंग है, कि इसमें तुम गड़बड़ कर दोगे। ठीक है, इसको तुम, एक सेकंड, ये 243 है इस मैंने 18th लोकसभा में, ये 243 है। ठीक, तो मेजोरिटी ऑफ टोटल स्ट्रेंथ क्या है? पहला कंडीशन, जितना मेजोरिटी है ऑफ टू टोटल स्ट्रेंथ, इतने लोग को हामी चाहिए कि हाँ ये लोग बोले कि हाँ ठीक अमेंडमेंट चाहिए। और प्लस उसमें जो प्रेजेंट और वोटिंग है 2/3 लोग अगर हाँ बोल दिए उसी में, तो फिर हो गया पास। इनका सपोर्ट चाहिए और इनका परमिशन, 2/3 से प्रेजेंट एंड वोटिंग से पास कर दिए। तो ऐसा कौन सा अमेंडमेंट है? जितने भी तुम अभी तक देखे हो, टोटल कितने अमेंडमेंट हो चुके हैं टिल डेट अभी तक, बताओ। 106। 106। कौन से ईयर में हुआ था ये 106? 2023। 3 याद रखना, नारी शक्ति। ठीक है, तो ये हो गया टाइप 1। टाइप 1 में देखा गया कि इतने लोग सपोर्ट किए और जो प्रेजेंट और वोटिंग थे इतने लोग कर दिए 2/3, तो हो गया पास। ठीक, अब आता है टाइप 2। टाइप 2 आता है। टाइप 2 क्या, कौन सा प्रोविजन को डील कर रहा है? स्पेशल फेडरल प्रोविजन को। फेडरल प्रोविजन क्या होता है कि लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3, मतलब लिस्ट 3 में कंकरेंट लिस्ट है, लिस्ट 2 में स्टेट के बारे में बात हो रहा है, और लिस्ट 1 में जो तुम्हारा सेंटर का बात हो रहा है। तो अगर कोई भी प्रोविजन स्टेट का लिस्ट का अगर कुछ छेड़खानी करेगा, ठीक है, या फिर इसका लिस्ट अगर यहाँ नहीं भी मेंशन है, लेकिन इसका पावर को, अगर स्टेट का पावर को कोई कर्व करने का कोशिश करेगा, ठीक है, तो उसके लिए ये टाइप 2 लाया गया है। ठीक है, मैंने स्टेट का पावर को कर्व करने लगा, समझ आ जाएगा क्या बोल रहा हूँ अब। तो यहाँ पे भी सेम जो पहला देखे कि स्पेशल मेजोरिटी में टोटल स्ट्रेंथ का मेजोरिटी। ठीक है, टोटल स्ट्रेंथ जो भी है उसका मेजोरिटी। मेजोरिटी मतलब क्या, कि टोटल स्ट्रेंथ कुछ भी है, 543 बोला, डिवाइडेड बाई 2 करे, +1, वो डिवाइडेड बाय 543। ठीक है, तो उसका रहेगा सेम टाइप 2। फिर ये सेकंड वाला भी प्रोविजन वही है सेम। यहाँ पे बस एक्स्ट्रा क्या है, स्पेशल मेजोरिटी प्लस एक्स्ट्रा क्या है, 50% रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट। अब ये क्यों दिया गया है? ये क्यों दिया गया है? ये इसलिए दिया गया है कि स्टेट को अपना
मैंने खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए कि मैंने कुछ भी मनमाना ना कर दे सेंटर, तो थोड़ा सा टफ किया गया है प्रोविजन को। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना कि मैंने क्वेश्चन भी है मेंस में कि अमेंडमेंट जो होता है वो फ्लेक्सिबल है और प्लस रिजिड भी है। तो ये जो दोनों प्रोविजन है, ये रिजिडिटी बताता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का रिजिडिटी बताता है। और फ्लेक्सिबल क्या बताता है? कि वो सिंपल मेजोरिटी से भी पास होता है वो। ठीक है, कुछ प्रोविजन जो है सिंपल मेजोरिटी से भी पास हो जाते हैं। ठीक है, अब ये 50% रेटिफिकेशन जो कह रहा है स्टेट का, 50% रेटिफिकेशन जो कह रहा है स्टेट का, वो कितना? तो जितने 28 है उसका 50% रेटिफाई कर दिए तो वो बिल पास हो जाएगा। ठीक है, सिंपल मेजोरिटी, नो टाइम लिमिट फॉर द स्टेट। कोई स्टेट के लिए ऊपर प्रेशर नहीं है कि कब तक करना है। फॉर एग्जाम्पल कि आज के डेट में 106 को पास करने के लिए 2022 में मान लो अगर सेंटर पास कर दिया था उसको, अमेंडमेंट को, ठीक है, कि तुम्हारा जीएसटी को 101st अमेंडमेंट को पास करने के लिए 2015 में अगर पास कर दिया था, तो स्टेट के ऊपर ऑब्लिगेशन नहीं है। स्टेट का मन करेगा जब जब भी कभी 14 स्टेट पास कर दिए मिनिमम, तो उस दिन वो कन्वर्ट हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट में। ठीक है, तो ऐसे में 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो फेडरल प्रोविजन से डील कर रहा था, वो रेटिफिकेशन से पास हुआ था। ठीक है, वो पास हुआ था। अभी तक किसको क्या डाउट है बताओ? अभी तक किसको क्या डाउट है बताओ? सर वो 14 होगा या 15? कौन सा? अच्छा, मेजोरिटी रेटिफिकेशन स्टेट। 50% रेटिफिकेशन है। मैंने जितना भी 28 स्टेट है उसका 50% तो 14 ही होगा ना। ठीक है, किसी का कुछ डाउट? नो सर। अब देखो, कुछ प्रोविजन है जो 50% रेटिफिकेशन के लिए चाहिए, और ये जो भी स्टैंडर्ड्स बुक है उसमें ये मेंशन है। ठीक है, तुमको मेमोराइज करना है। ये चीज तुम बिना मेमोराइज किए एग्जाम हॉल में नहीं बैठ सकते हो। ठीक है, कौन कौन सा प्रोविजन है जो 50% रेटिफिकेशन चाहिए? हो है तो बहुत सारे। ठीक है, लेकिन ये कुछ सारे स्टैंडर्ड बुक्स में मेंशन रहेंगे ये। और उसमें से सारे में से आता है लक्ष्मीकांत, एम लक्ष्मीकांत में ये मेंशन है। ठीक, तुमको ये पढ़ के जाना है। प्रेसिडेंट पावर एंड मोड ऑफ इलेक्शन। प्रेसिडेंट का पावर, मोड ऑफ इलेक्शन जो है वो 50% रेटिफिकेशन, कुछ भी चेंजेस करेगा प्रेसिडेंट का इलेक्शन में तो उसको 50% रेटिफिकेशन चाहिए। एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव पावर ऑफ यूनियन और स्टेट, कि कितना इनका पावर है दोनों का, उसको अगर चेंज करना हुआ तो भी 50% रेटिफिकेशन चाहिए। कि अगर इसका पावर बढ़ाता है, ठीक है, अगर बढ़ाया किसी भी कारण से यूनियन का पावर बढ़ाया, ठीक है, तो हो सकता है कि वो पावर ऐसा बढ़ा दे जो स्टेट को हैम्पर कर दे। तो इसलिए रखा गया कि एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव पावर ऑफ यूनियन और स्टेट दोनों का दे दिया है 50% रेटिफिकेशन में। कुछ प्रोविजन है सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के, उनको भी रखा गया। कुछ प्रोविजन, मतलब दो टाइप के प्रोविजन है इसका। कुछ प्रोविजन जो है तुम्हारा सिंपल मेजोरिटी से भी पास हो जाता है, और कुछ है जो हाई चाहिए स्पेशल मेजोरिटी। रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट इन पार्लियामेंट, मतलब कि राज्यसभा का बात कर रहा है। ठीक है, राज्यसभा का बात कर रहा है ये दूसरा नाम है राज्यसभा का, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट। मैंने क्वेश्चन में दे देता है ऐसे ही करके। रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट कौन सा हाउस है? राज्यसभा के बारे में बात कर रहा है, जहाँ मैंने ये वो हाउस है जहाँ पे स्टेट का रिप्रेजेंटेशन रहता है। ठीक है, सेवन शेड्यूल, सेवन शेड्यूल में कुछ भी चेंजेस करना है, प्योरली तुम्हारा 50% रेटिफिकेशन के, मैंने वो स्पेशल मेजोरिटी प्लस 50% रेटिफिकेशन। ठीक है, आर्टिकल 368, खुद अगर आर्टिकल 368 को ही चेंज करना हुआ तो उसके लिए भी 50% रेटिफिकेशन, स्पेशल मेजोरिटी प्लस 50% रेटिफिकेशन के साथ तुम चेंज कर सकते हो। ठीक है, अब ये देखे यहाँ पे तीन चार प्रोविजन क्या देखे। पहला कि भाई कोई राज्यसभा या लोकसभा कोई भी इनिशिएट कर सकता है, मिनिस्टर और प्राइवेट मेंबर कोई भी इनिशिएट कर सकते हैं बिना प्रेसिडेंट का परमिशन के। रिक्वायर्ड स्पेशल मेजोरिटी, जहाँ पे टाइप 1 देखे स्पेशल मेजोरिटी में टोटल स्ट्रेंथ मेजोरिटी प्लस 2/3। फिर देखे कि स्पेशल मेजोरिटी प्लस 50% रेटिफिकेशन में भी अमेंड हो रहा है, मतलब आर्टिकल 368 इन दो तरीकों से अमेंड किया जा सकता है। ठीक है, अब प्रेसिडेंट असेंट, अब ठीक है, कर दिया दोनों हाउस, स्टेट भी असेंट दे दिया। ठीक है, परमिशन दे दिया कि हाँ चलो कर दो अमेंडमेंट। अब ये जो बिल है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो है, ये जाएगा किसके पास? अभी तक बिल है ये जाएगा प्रेसिडेंट के पास, क्योंकि पहले वहां परमिशन नहीं लिया गया था। ठीक है, अब गया प्रेसिडेंट के पास।
प्रेसिडेंट को जो असेंट देना है वो पूरा ऑब्लाइज्ड है, ठीक है। प्रेसिडेंट पूरा उसको देना ही पड़ेगा, वो मना नहीं कर सकता। कोई पॉकेट वीटो और ये सब का कोई सीन नहीं है यहाँ पे, विथ होल्ड करने का कोई सीन नहीं है यहाँ पे, उसको हाँ बोलना ही पड़ेगा। और ये चीज इंदिरा गांधी 1971 में अमेंडमेंट करके डाल दी थी, ठीक है। इंदिरा गांधी अमेंड करके ये चीज को डाल दी थी ये। और क्या नेक्स्ट, नो जॉइंट सिटिंग, मतलब कि दो हाउस है, राज्यसभा और लोकसभा, ठीक। ये पास कर दिया यहाँ से, स्पेशल मेजोरिटी से पास कर दिया, यहाँ पे गया। अब ये मना कर दिया, सहमति नहीं बन रहा है, ठीक है, सहमति नहीं बन रहा है। तो अब क्या होगा, जॉइंट सीटिंग का प्रोविजन है नॉर्मल बिल में, ऑर्डिनरी बिल में, कि प्रेसिडेंट जॉइंट सीटिंग बुला सकता है ना। लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के ये में नहीं है, मना किया गया है। अगर होगा क्या, अगर जॉइंट सीटिंग दे देगा तो होगा क्या बताओ। अगर सर जॉइंट सीटिंग दे दिया तो होगा क्या। सर पास होने का कोशिश करेंगे सर, हाँ, पास करने का कोशिश करेंगे उसमें। मोस्ट लाइकली क्या होगा, अमेंडमेंट होगा कि नहीं। सर अमेंडमेंट हो जाएगा, हो क्योंकि जाएगा, जो हमारा लोकसभा में मेजोरिटी रहता है रूलिंग गवर्नमेंट का, तो वहाँ पे क्योंकि इजी। यहाँ पे 445 मेंबर बैठे हुए हैं, यहाँ पे 250 बैठे हुए हैं, ठीक है। अब जब इनका जब देखेंगे मेजोरिटी, तो ऑब्वियसली लोकसभा जीतेगा ही जीतेगा। तो ये चीज ना हो बोल के नो जॉइंट सीटिंग का प्रोविजन डाला गया है, ठीक है। ऑर्डिनरी बिल में अपर हैंड है लोकसभा को, ऑर्डिनरी बिल में ला सकता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का बात आएगा जब, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, तो वहां पे कोई चांस नहीं है कि जॉइंट सीटिंग हो। तो 5 पॉइंट देखे हो तुम, ये पांचों हर एक पॉइंट से क्वेश्चन बनेगा, हर एक पॉइंट से, ठीक है। पूरा मेमोराइज होना चाहिए पूरा अच्छे से, और नहीं मेमोराइज है तो 3-4 बार पूरा रिवाइज कर लेना, और फिर कुछ क्वेश्चन लगाना। ध्यान देने वाला क्या बात है यहाँ पे, नोट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कैन ऑल्सो बी डन विदाउट यूजिंग आर्टिकल 368। कि हम तो देखें कि अमेंडमेंट कर दिए दो टाइप का, टाइप 1 टाइप 2, लेकिन कुछ अमेंडमेंट है जो बिना इसको यूज किए करते हैं थ्रू सिंपल मेजोरिटी, ठीक है। सिंपल मेजोरिटी से कैसा है, तो अब मैं इसको यहाँ अलग सेपरेट से नहीं लिखा हूँ सिंपल मेजोरिटी, मैं टाइप्स ऑफ मेजोरिटी में ही पढ़ा दिया कि कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेजोरिटी होते हैं, जो एग्जामिनर पूछते एज ए कीवर्ड यूज करता है तुमको एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए, ठीक। देखिए, सिंपल मेजोरिटी से अमेंड कर दे रहा है। अब क्या है सिंपल मेजोरिटी, तुमको मालूम है सिंपल मेजोरिटी क्या है, कि जो भी प्रेजेंट रहेंगे, मोर देन 50% ऑफ मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है। जैसे कि कौन सा प्रोविजन तुम देखोगे, आर्टिकल 2(3), ठीक। आर्टिकल 2(3) में स्टेट को, न्यू स्टेट को ऐड करना, न्यू स्टेट के लिए कुछ थोड़ा सा मैंने बाउंड्री एडजस्ट करना, ये सब प्रोविजन है। ये सब तुम आर्टिकल 2(3) पढ़ोगे तो वहां पे तुम बहुत अच्छे से तुम जान लोगे कि हाँ सिंपल मेजोरिटी से पास हो रहा है वहां पे, ठीक है। मनी बिल, ये भी सिंपल मेजोरिटी से पास हो जाता है, ठीक। क्रिएशन ऑफ एसएलसी, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। इसको इनिशिएट कौन करता है, ओनली बाय पार्लियामेंट। उड़ीसा गवर्नमेंट रिक्वेस्ट किया था पास्ट में, 2018 या 19 में रिक्वेस्ट किया था, ठीक है, कि हमको चाहिए अपना उड़ीसा में एक एसएलसी, लेकिन पार्लियामेंट उस पर कुछ एक्शन ही नहीं लिया, और अभी तक भी ऐसे डेड एंड पड़ा हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ उस पर। तो वो इनिशिएट कौन कर सकता है, इनिशिएट कर सकता है स्टेट, लेकिन उसका क्रिएशन जो है वो पार्लियामेंट के हाथ में है, और सिंपल मेजोरिटी से क्रिएट करके दे देगा। अभी तक कितना एसएलसी है टोटल बताओ, कौन कौन से स्टेट को एसएलसी है टोटल। सर टोटल सर टोटल 6। 9 सर। 6, 6, 6 याद रखना, 6, जी सर। जी। ठीक है। मैंने 6 ही स्टेट में एसएलसी है, उड़ीसा भी डिमांड किया था, और कुछ कुछ ऐसे भी स्टेट है जो कह रहे थे कि हटा दो मेरे यहाँ से, साउथ का तेलंगाना, आंध्रा था कि तेलंगाना था पता नहीं। सिटीजनशिप, आंध्र था सर। हम्म, सिटीजनशिप का भी प्रोविजन जो है सिंपल मेजोरिटी से चेंज किया जा सकता है। इलेक्शन का कुछ प्रोविजन है, उसको सिंपल मेजोरिटी से, इलेक्शन का भी कुछ प्रोविजन है, कुछ प्रोविजन, डिलिमिटेशन टू पार्लियामेंट, ये तो हर साल यूज में रह रहा है, 2026 आज इस साल के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, डिलिमिटेशन होने वाला है इसी साल, तो डिलिमिटेशन का रिपोर्ट आ जाएगा इस साल, ठीक है। कौन से स्टेट को कितना सीट मिला, कौन सा डिस्ट्रिक्ट को कितना सीट मिला, वो सब आएगा इस बार, ठीक है, टू पार्लियामेंट एंड स्टेट। तो ये सारे जो बेसिक छोटे छोटे प्रोविजन है, याद रखने हैं क्या, बिल्कुल याद रखने हैं, क्वेश्चंस में दिखा दूंगा मैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तुम कोई सा भी टेस्ट सीरीज में बैठो, अगर यहाँ इस चैप्टर से क्वेश्चन उठाएगा, तो वो लोग की आंख में ये सब दिखते रहता है बनाने वाले का, ठीक है। फिर यहाँ पे कुछ और प्रोविजन है ब्लैक में, एक्चुअली ये तुम गेस कर लो, क्योंकि तुम बार बार चैप्टर पढ़ोगे ना लक्ष्मीकांत की, या फिर कोई कहीं से भी पढ़ोगे, ये इसी नोट्स को बार बार पढ़ोगे, तुम ये चीज जान लोगे कि हाँ सिंपल मेजोरिटी में तो ये सब हो ही रहा है, ठीक है, कॉमन सेंस कहेगा। लेकिन तुमको एग्जाम हॉल में जब तुम बैठे रहोगे, प्रेशर की 2 घंटे में पेपर खत्म करना है, वहां पे सेकंड शेड्यूल, फिफ्थ शेड्यूल,
सिक्स शेड्यूल लिख देगा कि क्या हम इसको सिंपल मेजोरिटी में अमेंड कर सकते हैं, तुम एकदम मार दोगे नो। ठीक है, तो ध्यान रखना यहाँ जो ब्लैक में जो भी प्रोविजन लिखे हुए हैं ये एग्जाम हॉल में तुमको याद रखना है कि ये भी सिंपल मेजोरिटी से होते हैं, ये भी सिंपल मेजोरिटी से अमेंड किए जाते हैं। सेकंड शेड्यूल जो क्या है, सेकंड शेड्यूल बताओ, सेकंड शेड्यूल क्या है? सर वो थोड़ा एम्बुलेशन अलाउंसेस। अफर्मेशन अलाउंसेस है ना शायद। सर सैलरीज और हाँ सैलरीज, हाँ सैलरीज। तो सैलरीज को सिंपल मेजोरिटी से चेंज किया जा सकता है। ठीक है, फिफ्थ शेड्यूल सिक्स शेड्यूल इसको भी सिंपल मेजोरिटी से अमेंड किया जा सकता है, फिफ्थ शेड्यूल सिक्स शेड्यूल को। ठीक है, ये तुमको एग्जाम हॉल में थोड़ा सा और टफ डाइजेस्ट नहीं होगा, क्योंकि जब तुम पढ़ लोगे ना फिफ्थ शेड्यूल सिक्स शेड्यूल, देखोगे कितना पावरफुल शेड्यूल है ये, तुमको डाइजेस्ट नहीं होगा। इसलिए कह रहा हूँ कि इधर जितने भी लिखे हुए हैं वो थोड़ा उसको सीरियसली देखना। क्या जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, इसके ये भी सिंपल मेजोरिटी से हो जाता है। नंबर ऑफ प्रिस्यून जज, मतलब कि वो जज जो जिसमें सीजीआई नहीं हो, चीफ जस्टिस नहीं हो, उन जजों को भी अगर कुछ ये करना हुआ, बढ़ाना हुआ नंबर ऑफ जजेस, तो उस केस में भी सिंपल मेजोरिटी से काम हो जाता है। ऑफिशियल लैंग्वेज में भी काम हो जाता है। ऑफिशियल लैंग्वेज का कौन सा ये है, आर्टिकल वगैरह कुछ है क्या? 345 345 है या 51 है, समथिंग 50 अरे 45 45। ठीक है, तो इन सब सेंटर को का सिंपली 345 स्टेट का 343। इन सबको, ठीक है, इन सबको याद रखना कि ये सिंपल मेजोरिटी से कर दे रहा है अमेंड। ठीक है, एग्जाम हॉल में ये तुमको याद नहीं आएगा, बहुत लाइकली चांसेस है। अगर पढ़ के भी गए हो प्रेशर में, हो सकता है तुम इसको विश्वास मैंने खुद के नॉलेज पे तुम ये नहीं करोगे, ट्रस्ट नहीं करोगे, तुमको लगेगा पता नहीं शायद मैं नहीं पढ़ा हूँ। तो इसलिए सेग्रीगेट किया हुआ है कि इनको तुम अलग से डील करना। ये तुमको पढ़ते पढ़ते याद हो जाएगा, लेकिन ये थोड़ा सा ऐसा है एग्जाम हॉल तुमको प्रेशर बनाएगा। प्रिविलेजेस ऑफ पार्लियामेंट, इसको भी सिंपल मेजोरिटी से कर सकते हैं। तो ये सारे अमेंडमेंट थे जो सिंपल मेजोरिटी से हो रहे थे, और नॉर्मली तुमको पता है कि ऑर्डिनरी बिल जो है, ऑर्डिनरी बिल वो भी सिंपल मेजोरिटी से होते हैं। अब नेक्स्ट, एब्सोल्यूट मेजोरिटी, मोर देन 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप। ठीक, मोर देन 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप, मैं बताया 545 543 टोटल मेंबरशिप है अभी, टोटल मेंबर है अभी। ठीक है, देयरफॉर रिक्वायर्ड एटलीस्ट 273 एब्सोल्यूट। अब इसको याद रखने के लिए कैसे याद रखें कि एब्सोल्यूट मेजोरिटी क्या होता है? अगर तुम 2024 का जनरल इलेक्शन तुम अगर रिकॉल करोगे, न्यूज़ वगैरह देखोगे अगर कोई, या फिर इंडियन एक्सप्रेस उठा के देखोगे, तो उस समय न्यूज़ में यही चल रहा था कि गवर्नमेंट को एब्सोल्यूट मेजोरिटी चाहिए। ठीक, गवर्नमेंट को एब्सोल्यूट मेजोरिटी चाहिए गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए। क्या होता है एब्सोल्यूट मेजोरिटी? कि जितने भी टोटल मेंबर हैं, ठीक, डिवाइडेड बाय 2 + 1। ठीक, वाइल फॉर्मिंग द गवर्नमेंट, इलेक्टिंग द गवर्नमेंट। ठीक है, याद रखना ये एब्सोल्यूट मेजोरिटी सरकार बनाने के लिए यूज होता है। सरकार गिराने के लिए कौन सा मेजोरिटी यूज होगा बताओ? 50% सिंपल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी। ठीक है, नो कॉन्फिडेंस मोशन से सरकार गिरता है। बनाने के लिए चाहिए तुमको 50 एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट मेजोरिटी, है ना? कि लेकिन सरकार गिराने के लिए सिंपल मेजोरिटी। अब बताओ मेरे को डिफरेंस, सिंपल और एब्सोल्यूट में क्या डिफरेंस है दोनों में? सर सिंपल में प्रेजेंट, एब्सोल्यूट में टोटल का होता है और सिंपल में प्रेजेंट वोटिंग। हाँ, सिंपल में जो भी प्रेजेंट थे उस दिन वो लोग मिलके सरकार गिरा देंगे। ठीक है, लेकिन एब्सोल्यूट सरकार बनाने के लिए तुमको जितने भी मेंबर है टोटल मेंबरशिप डिवाइडेड बाय 2 + 1 कर दोगे तो एब्सोल्यूट मेजोरिटी हो गया। तो याद रखना एब्सोल्यूट मेजोरिटी यूज होता है मोस्टली सरकार बनाने के लिए। अब आते हैं इफेक्टिव मेजोरिटी, कीवर्ड है, याद रखना पड़ेगा। मोर देन 50% ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेंथ, मोर देन 50% ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेंथ। क्या है इफेक्टिव स्ट्रेंथ? कि टोटल मेंबरशिप 545 थे, अब 10 सीट वैकेंट रह गया, 10 सीट वैकेंट रह गया। ठीक, वैकेंट रह गया, अब 535 जो है ये हो गए तुम्हारे इफेक्टिव इफेक्टिव मेजोरिटी, है ना? देयरफॉर मेजोरिटी रिक्वायर्ड एटलीस्ट 268। अब यहाँ पे क्या है कि जैसे वहां पे सरकार बनने के लिए 273 जरूरत पड़ा था, डिवाइड बाय कर रहे थे 545 से 2 + 1। ठीक है, तो यहाँ पे इफेक्टिव क्या है कि जो कुछ वैकेंट रह गया, जैसे मान लेते हैं कि किसी सर्टन कॉन्स्टिट्यूंसी का कैंडिडेट जो है मर गया, ठीक है, तो वो सीट वैकेंट रह गया, तो उस सीट को यहाँ पे काउंट नहीं किया जाता इफेक्टिव मेजोरिटी में, वो सीट को यहाँ पे काउंट नहीं किया जाएगा, उसको माइनस करके निकाला जाता है। अब ये इफेक्टिव कीवर्ड तुम जब इकोनॉमी पढ़ोगे तो वहाँ पे इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट देखोगे, तो वहाँ पे भी वही इफेक्टिव वही कर रहा है
कि जो काम का नहीं उसको माइनस कर दे रहा होगा वहां पे। ठीक है, प्रणब मुखर्जी इसको इंट्रोड्यूस किए थे, वहां पे देखेंगे। तो यहाँ पे इफेक्टिव मेजोरिटी क्या कह रहा है कि जो भी टोटल स्ट्रेंथ है उसमें से जो भी वैकेंट रह गया उसको माइनस कर दो, और जो बच रहा है फिर अब उसका मेजोरिटी ले लो। तो ऐसा में ये वाला यूज करके किसको इसको हटाया जाता है, तो स्पीकर को हटाया जाता है, ऐसे डिप्टी स्पीकर को हटाया जाता है इफेक्टिव मेजोरिटी यूज करके। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लक्ष्मीकांत, मैं इसलिए लिखा हूँ लक्ष्मीकांत की बहुत जगह ये चीज नहीं बोल रहा है कि इफेक्टिव मेजोरिटी, कह रहा है एब्सोल्यूट मेजोरिटी से हटाया जाता है, लेकिन लक्ष्मीकांत इसको मेंशन किया कि वाइस प्रेसिडेंट का जो रिमूवल है, ठीक है, वो इफेक्टिव मेजोरिटी से हटाया जाता है। सर लेकिन वो तो हाउसेस है ना सर। हाँ लेकिन वो बोथ द हाउसेस है ना। हाँ 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 अच्छा। हाँ, इनिशिएट होगा सिर्फ राज्यसभा में ही वाइस प्रेसिडेंट का रिमूवल। वो देखोगे वाइस प्रेसिडेंट जब चैप्टर जब आएगा तो वहां पे फिर से यही चीज को डिस्कस करेंगे। लेकिन ये एक जगह इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि मैंने ऐसा है कि एग्जाम हॉल में ना तो जब पूछ लेता है ऐसे पूछ के कि किस टाइप का ये से रिमूवल किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल कि अभी प्रेसिडेंट को हटाने के लिए, ठीक है, 2/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ का है, कि टोटल स्ट्रेंथ जो भी है उसका 2/3। ठीक है, जी सर। हाँ। स्पेशल मेजोरिटी तो देख ही लिए थे, स्पेशल मेजोरिटी से जजेस ऑफ रिमूवल का, जज का रिमूव किया जाता है। लास्ट ईयर बहुत न्यूज में था, यशवंत सिन्हा को हटाने का बात चला था। ठीक है, तो ये सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेजोरिटी थे, उसमें से स्पेशल मेजोरिटी में जो हम देखे दो टाइप, वो अमेंडमेंट हो रहा है 368। अब क्वेश्चन करो, बताओ। बताओ इसका आंसर। सर डी 1 2 3। सर डी। डी डी, ठीक है जी सर। डी। ये लास्ट ईयर का, इसको करो। अच्छा, इसका तो कर दिया है, ठीक। ठीक है, देखो क्वेश्चन देख लो। लिस्ट वन यूनियन लिस्ट इन द 7th शेड्यूल, एक्सटेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट, ठीक, कंडीशन ऑफ द governor of the office for constitutional amendment with respect to which of the following above ratification by the legislature of not less than 1.5, कि किसके लिए 50% नहीं चाहिए। ठीक है, गवर्नर को अपॉइंट करना और हटाना उसका जो भी ये सब है वो सब सेंटर का ही पावर है, उसमें वो मैंने इसका नहीं है, स्टेट को नहीं दिया गया गवर्नर के किसी भी ये में। ठीक है, बोला भी जाता है कि गवर्नर इज द लिंच पिन ऑफ फेडरल सिस्टम। ठीक है, तो ये प्योरली सेंटर का ही पावर है कि क्या इसको देना है और कैसे इसको हटाना है और कैसे इसको अपॉइंट करना है। ठीक है, इसका आंसर ये दोनों होगा, ये 7th शेड्यूल और एक्सटेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट। देखे तो यहाँ पे पावर ऑफ द स्टेट के लिए तो था ही ना, स्टेट का पावर या फिर पार्लियामेंट का पावर को कुछ भी एक्सटेंट कोई चेंज करना है। और क्या था एक लिस्ट, 7th शेड्यूल। ठीक है, यूपीएससी 2025। तो अगर एग्जाम हॉल में तुमको अगर ऐसा भी रियलाइज हो जाता है कि हाँ ये पावर तो प्योरली स्टेट का ही है, मैंने इस पे इससे तो इस पावर के लिए तो स्टेट को पूछा भी नहीं जाना चाहिए, तो तुम उस केस में तुम गेस कर लेना कि उसके लिए 50% नहीं चाहिए। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ उसको, तुम क्वेश्चन दे नहीं रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ उसको बताना हाँ या ना। ठीक है, अभी साइमल्टेनियस सिलेक्शन का बात चल रहा है। ठीक है, एटलो और फाइनल हो चुका है, लास्ट ईयर जनवरी में उसको ये कर दिया था। ठीक है, तो उसके लिए क्या 50% का ये चाहिए क्या रेटिफिकेशन? ये सर चाहिए। हाँ, चाहिए सर। देखो, हाँ चाहिए होता, लेकिन गवर्नमेंट उसमें, सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें गेम किया। क्या गेम किया कि वो रखा सिर्फ पार्लियामेंट और स्टेट का इलेक्शन का। ठीक है, और पार्लियामेंट और स्टेट का इलेक्शन जो है वो सेंटर के ही हाथ में है, इलेक्शन कमीशन जो है सेंटर के ही हाथ में है चेंज करने का कुछ भी। अब यहाँ पे अगर पीआरआई होता ना, पंचायती राज, तो उसके लिए 50% रेटिफिकेशन का जरूरत पड़ता। लेकिन पीआरआई तो है पावर स्टेट का, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या देखा, ठीक है, रूलिंग गवर्नमेंट देखा कि अगर पीआरआई को अगर इंक्लूड करते हैं तो फिर स्टेट का परमिशन लेना पड़ेगा, और जो कि साइमल्टेनियस इलेक्शन उस समय सबका मैंने सब कोई सहमति नहीं दे रहा था। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या किया कि पीआरआई को बाहर कर दिया, बोला कि पीआरआई को हम आगे फिर 2036 में देखेंगे, 2033 में देखेंगे, लेकिन अभी इन दोनों का जो जो सेंटर का जो खुद का पावर है वो बिना स्टेट से पूछे सिंपल में स्पेशल मेजोरिटी से अमेंड करके हाउस में ये कर दिया। समझ गए?
अच्छा। हाँ, मैंने डाउट है तो कुछ पूछो, अभी तक कुछ डाउट है तो पूछो। सर अभी आप जो बोले ना, हम्म। ये जो मतलब इलेक्शन जो साथ में होगा मुझे, तो हम्म। उसी पे डाउट है सर। हम्म। मतलब अभी अभी सर अभी गवर्नमेंट तो फॉर्म हो चुका है बाकी सब स्टेट में, कि मतलब मतलब अलग अलग स्टेट में तो सर उनका टेन्योर अलग अलग है सर अभी। हम्म। तो क्या अभी जो साइमल्टेनियस इलेक्शन करेंगे बोल रहे हैं, तो वो कब के लिए सर? वो 2029 से स्टार्ट होने वाला था वो, ठीक है। तो अभी होगा सर वो? 2029 से स्टार्ट होगा, और उसके लिए वो तो बहुत मतलब डिटेल में प्रोसीजर है कि कैसे, मैंने बीच में अगर मान लेते हैं कोई स्टेट में सरकार गिर गया तो फिर कौन सा आगे 1 साल पीछे 2 साल वैसा करके कुछ बहुत सारा डिटेल में प्रोसीजर है वो, ठीक है। 2029 से स्टार्ट होने वाला था, पहले ही से इसमें लिखा, जैसे तुम्हारा नारी शक्ति बिल 106 अमेंडमेंट इंप्लीमेंट करने वाला है 2033 से शायद, ठीक है। तो वैसे ही इसको भी 2029 से मैंने, नेक्स्ट लोकसभा जो होगा उसमें साइमल्टेनियस इलेक्शन, और बहुत डिटेल में प्रोसीजर डाला है कि अगर कोई मान लेते हैं कि सरकार फॉर्म, मैंने कोई स्टेट का गवर्नमेंट गिर गया तो उसी वहां पे कैसे उसको हैंडल करेगा, ठीक है। तो सब डिटेल में प्रोसीजर है, लिखा हुआ है। साइमल्टेनियस इलेक्शन में उठा के मैं ये करूंगा, मैं कहाँ पे कराऊंगा साइमल्टेनियस इलेक्शन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में, ठीक है। वहां पे पढ़ाऊंगा मैं वही चीज डिटेल में, ठीक है। यस सर, थैंक यू सर। प्रेसिडेंट असेंट ऑब्लाइज, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन, ये देखो, ये तो देखो, ये कोई स्टेट पीसीएस पूछा था। अब बोला विच ऑफ द विच इज अनमेच्ड इन द कंटेक्स्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसीजर, ठीक है। अनमेच्ड, अनमेच्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसीजर, तो एक्सटेंशन ऑफ एग्जीक्यूटिव क्या है पूछा है। अच्छा, किसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसीजर का जरूरत, आर्टिकल 368 कहीं नहीं लिखा, विच इज अनमेच्ड इन द context of constitutional amendment procedure, कुछ 368 वगैरह लिखता तो ठीक है। विच इज अनमेच्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसीजर, एक्सटेंशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर। कौन सा नहीं है पूछ रहा है, कौन सा नहीं है। कोई स्टेट पीसीएस पूछा था। अब स्टेट पीसीएस का क्या है ना कि क्वेश्चन क्वेश्चन थोड़ा सा साइड स्टेटमेंट में ही, ओपीएससी का ही देखा होगा कि बहुत ज्यादा स्टेटमेंट इतना ज्यादा वेग डाल देता है कि समझना ही मुश्किल होता है कि भाई कौन सा ऑप्शन चूज करे, ठीक है। ये अनमेच्ड पूछा है, मतलब कौन सा, किसके लिए अमेंडमेंट नहीं चाहिए 368 वाला, ठीक है। तो यहाँ तो टिक मारा हुआ है, तुम इसको देख लेना क्वेश्चन ये, 4, 5, 6, क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट, 4, 5 और 6, टेन्योर ऑफ द प्रेसिडेंट, कंडीशन ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट, विच ऑफ द अनमेच्ड इन द। सर ये क्वेश्चन थोड़ा वेग टाइप सा लग रहा है, हाँ हाँ, वेग ही लग रहा है मुझे, मैं खुद समझ नहीं नहीं आ समझ रहा पा रहा ठीक है। अनमेच्ड क्यों कह रहा है ये। अगर कुछ सीधा सीधा बताता तो 368 यूज करके या नहीं करके तो समझ भी आता, ठीक है। मैं इसको बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में, ओके। अब आते हैं ओपीएससी 2018 में कुछ ऐसा इसी पे पूछा है फिर से, मॉडिफाई प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बाय सिंपल मेजोरिटी, ठीक है। देखो, करो इसको, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर्स on which the parliament has power to modify the provision of constitution by the simple majority. सिंपल मेजोरिटी से कौन कौन सा प्रोविजन को इसमें से अमेंड कर पाएगा। सर 1 2 3। सर 1 2 3। और ये सर 4 नहीं है। सर 4 ऑप्शन में नहीं, 3, ऑप्शन में नहीं है 1 2 सर। 3। सर 1 2 3 4 ऑल। हाँ, यहाँ पे ऑप्शन में मिसिंग है, ठीक है। देखो ये वही है, फिफ्थ शेड्यूल, सिक्स शेड्यूल वाला, ये शेड्यूल है, फिफ्थ शेड्यूल है ये, ठीक है। और हो गया, मिस्टेक किया होगा ओपीएससी, ठीक है। यहाँ पे ये तो होगा, एबोलिशन ऑफ सेकंड चैम्बर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, ये भी है पावर पार्लियामेंट के पास। अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल जजेस, ये भी है पावर पार्लियामेंट के पास। अल्टरेशन ऑफ नेम, आर्टिकल 2 और 3, ये भी है पार्लियामेंट के पास, ठीक। ये तो ये ओपीएससी लास्ट ईयर ही पूछा था, लास्ट ईयर पूछा था। एंटी डिफेक्शन लॉ फाउंड प्लेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय 52nd अमेंडमेंट, ठीक। 10th शेड्यूल ऑफ द, ये, हाँ, ये क्वेश्चन एंटी डिफेक्शन लॉ से यहाँ पे क्यों डालो, अच्छा सॉरी, ये देखो ये
ये करो, ये अभी पढ़े हो इसको करो। Which of the following statements are correct in respect of types of majority in the parliament? Types of majority. Absolute majority, more than 50% of the house total strength. Sir, Simple 1, 2, 3, majority. 4. Sir, 1, 2, 3, 4. और कोई? ऑप्शन डी। सर 1 नहीं होगा, 2 3 होगा, 1 नहीं होगा सर। क्यों नहीं होगा 1? More than 50%. नहीं सर, होगा होगा सर। ठीक है, इसका आंसर 1 2 3 4। 1 2 3 4। जी जी। ठीक है, ये स्पेशल में ये भूल दिया हुआ है ये। इसके साथ स्पेशल मेजोरिटी में क्या देखे थे कि 2/3 मेंबर होते हैं, इनका मैंने पहला सपोर्ट चाहिए, पहला चाहिए कि टोटल स्ट्रेंथ का 2/3 मेंबर का ये चाहिए, और फिर प्रेजेंट एंड वोटिंग वाले जो थे वो दोनों चाहिए। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही क्राइटेरिया दिया हुआ है, ये वाला क्राइटेरिया मिसिंग है इसमें, ये वाला प्रेजेंट एंड वोटिंग वाला मिसिंग है। एक था मेजोरिटी ऑफ टोटल स्ट्रेंथ, ठीक है, ये देखो इसको करो। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मैटर ऑन विच अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज पॉसिबल only with the ratification of the legislature? सर 1, 2, 3 ए। देखो, ये तुम जब ऐसा क्वेश्चन दूंगा क्लास में तो ये घबराना मत कि कोई जल्दी बता दे रहा है, कोई लेट बता दे रहा है। ठीक है, क्यों? कारण है कि नॉलेज बेस तो सबका एक है, लेकिन तुम लोग का तुम्हारा प्रैक्टिस डिपेंडिंग ऑन तुम्हारा नॉलेज, तुम रिवाइज कब किए हो लास्ट टाइम। ठीक है, यहाँ पे तुम अभी रिकॉल कर पा रहे हो कि नहीं। ये सिंपल मेजोरिटी से हो रहा था, ठीक है, सिंपल मेजोरिटी से हो रहा था। एबोलिशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, सॉरी एसएलसी, लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है स्टेट का। बाकी ये तीनों तो देखे ही थे वहाँ पे किस पे पार्लियामेंट कर रहा है आर्टिकल 368 रेटिफिकेशन के साथ। वैसे जी ये सर। क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखो, आर्टिकल 368 वाज अमेंडेड बाय 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971। बिल्कुल। आर्टिकल 368 वाज अमेंडेड बाय 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016। ये भी सही है, जीएसटी था इसमें, ठीक है, जीएसटी था। और ये जो आर्टिकल 368 जो है, ये किस लिए था अभी तुम मुझे बताओगे 24th, क्योंकि मैं भी बताया हूँ मैं तुमको किस लिए था ये, सर किस इट लिए। इज बाउंड प्रेसिडेंट टू President गिव bound to असेंट। send. हाँ, वो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। ये प्रेसिडेंट पावर टू वीटो द बिल फॉर अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन टेकन अवे बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वर्ड सेल सेल गिव हिज असेंट। ठीक है, ये स्टेट पीसीएस ऐसे ही करता है। ठीक है, ये कोई कोई सा भी स्टेट पीसीएस होगा, हिमाचल का, राजस्थान का या यूपी का। ठीक है, मैं बताया हूँ तुमको कि मैंने क्वेश्चंस हर जगह से उठा के डालूंगा, क्योंकि स्टेट पीसीएस का पूछने का अपना रेंज है, अपना टोन है, और वो यूपीएससी का अपना पूछने का रेंज है, अपना टोन है। फैक्ट वगैरह बहुत याद हो जाएगा, इतना तो अश्योर्ड रहो, क्वेश्चन के फॉर्मेट में देखे रहोगे। ठीक है, अब इसको देखो। अच्छा, ये सब नीचे एक टॉपिक रह गया है, सॉरी, ये वाला टॉपिक रह गया है, इसको देख लेते हैं पहले, फिर देखेंगे और क्वेश्चन। रिसेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कुछ है, पूरा का पूरा याद रखना। ठीक है, फर्स्ट 101st जीएसटी 2016, 102nd नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड कमीशन, एनसीबीसी का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, बैकवर्ड बैकवर्ड। क्लास ना, सर हाँ सर। 2018। ठीक, डेट देखो 16/18। 103rd ईडब्ल्यूएस 2019। ठीक है, डेट बहुत मैटर करता है। मैं कई बार मैं बोला हूँ कि डेट में जो भी है डेट लिखा हूँ वो बहुत कैलकुलेटेड है। सारा डेट नहीं बोलूंगा याद करने के लिए, लेकिन जहां पे बोलूंगा कि डेट है लिखा हूँ मतलब उसको याद करना है तुमको। 104th एक्सटेंशन ऑफ एससी एसटी रिजर्वेशन और एबोलिशन ऑफ एंग्लो इंडियन 2020 में हुआ था। ठीक है, 105th किससे बात कर रहा था? बोथ सेंटर एंड स्टेट हैव पावर टू मेक एससीबीसी लिस्ट, ईयर 2021, कोविड वाला जो था सेकेंड वेव, उसी समय। 106th वुमेन 2023, बिल नंबर
ओपीएससी को हैबिट है बिल नंबर भी पूछने का प्रीलिम्स में, ठीक है। तो वो बिल नंबर पूछ लिया है। एक बार जीएसटी का क्वेश्चन में पूछा था बिल नंबर कौन सा से जीएसटी लाया गया था, याद रखना। 128 बिल वुमेन रिजर्वेशन नारी शक्ति बिल जो था, 128 बिल था वो अमेंडमेंट वाला, ठीक। ये कुछ ऐसे फैक्ट है, तुमको एक जगह पे लिखा रहेगा प्रीलिम्स में घुसने से पहले क्लासरूम में, तुमको ये सब देख के जाना पड़ेगा, डेट कौन सा नंबर में क्या है, ठीक है। अब आते हैं, टोटल तो देख लिया 106 है, लेकिन 106 कैपेसिटी नहीं है ब्रेन का कि उतना तुम रख लो और याद कर लो और जाके वहां पे प्रोड्यूस कर दो, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट है जो बहुत लाइकली है कि आ ही जाता है इसमें से, क्योंकि ये डिफरेंट डिफरेंट स्टेट पीसेस में जो पूछा हुआ था वहां से मिला उला के पूरा पूछा बनाया हुआ है ये, ठीक है। मैंने ऐसा देखा कि हाँ कुछ कुछ स्टेट पीसेस में यहाँ पे पूछा है, कहीं पे यूपी का कोई क्लर्क वाला एग्जाम में यहाँ पे पूछा है, राजस्थान का कोई टीचर वाले एग्जाम में वहाँ पे पूछा है, तो वो सारे यहाँ पे अमेंडमेंट मिला उला के इन्हीं सब पे घुमा फिरा के पूछ रहा है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1951 किस चीज से है, वो तुम धीरे धीरे जब चैप्टर पढ़ोगे तो खुद जान लोगे कि हाँ ये पहला अमेंडमेंट जो था इस कॉन्टेक्स्ट में था, 9 शेड्यूल के कॉन्टेक्स्ट में था, आर्टिकल 31 या 31 बी के कॉन्टेक्स्ट में था, प्लस 15(4). ये बताओ ये किसके लिए था, ये बहुत बड़ा है ये। सर लैंग्वेज बेस्ड जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उसको रिमूव करना, लैंग्वेज चंपकम दोरई केस को। तो नहीं, लैंग्वेज नहीं था उसमें, कास्ट वाला था, हाँ ठीक है। सॉरी सॉरी कास्ट। सी वाज ब्राह्मण एंड वो सुप्रीम कोर्ट को मैंने हाई कोर्ट में चैलेंज की थी कि रिजर्वेशन क्यों दिया जा रहा है, ठीक है, चंपक जी गिरा राजन। जी एक्चुअली इसके ऊपर वो इंडियन एक्सप्रेस बहुत डिटेल में कवर किया था, वुमेन इन 9 यार्ड साड़ी, लास्ट ईयर 75 ईयर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था ना, तो उसी के कॉन्टेक्स्ट में मैंने कुछ स्टार्टिंग के कुछ अमेंडमेंट थे, कुछ इंपॉर्टेंट इंडियन एक्सप्रेस बहुत डिटेल में कवर कर रहा था, ठीक है। 42nd जी अमेंडमेंट सर जी सर। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, याद रखना ये कीवर्ड 42nd अमेंडमेंट। कुछ इंपॉर्टेंट बोला हूँ तुमको, डेट के साथ याद रखना, यहाँ पे बस खाली ये नंबर याद मत करो कि किस बारे में है, पूरा डेट के साथ याद रखो कि फर्स्ट अमेंडमेंट 1951, 42nd 1976, इमरजेंसी का जो टाइम याद रखना, इंदिरा गांधी। 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1985, आया राम गया राम, एंटी डिफेक्शन। आया राम गया राम इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बताऊंगा, एंटी डिफेक्शन तो पूरा टॉपिक ही है पार्लियामेंट वाले टॉपिक में, ठीक है। तो वहाँ पे आया राम गया राम की एक कोई एमएलए थे वहाँ पे हरियाणा के, वो कुछ गिवन 6 मंथ के अंदर बहुत इतनी बार जंप मार चुके थे दूसरे पार्टी में, तो बहुत मैंने ग्लोबल एम्बेरसमेंट था इंडियन डेमोक्रेसी का। तो उसके बाद फिर ये लाया गया था कि कोई अब जंप नहीं कर पाएगा, फ्लोर क्रॉसिंग, ठीक है। तो 52nd अमेंडमेंट 1985, राजीव गांधी, याद रखना, राजीव गांधी उस समय पीएम थे, इंदिरा गांधी का 1983 में डेथ हुआ था और राजीव गांधी एज ए पीएम आए थे, और हरियाणा का कोई एमएलए था, आया राम कुछ राम था उसका नाम में टाइटल में, ठीक है। तो उनको ये करने के लिए लाया गया था, उनसे मैंने इंस्पिरेशन लेकर ये लाया गया। 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1988, रिड्यूस वोटिंग एज 21 से 18 साल, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1988, 18 साल कर दिया गया 21 साल से। फिर 8 साल बाद 69th में गेव दिल्ली स्टेटस ऑफ एनसीटी, नेशनल कैपिटल टेरिटरी को स्टेटस मिला दिल्ली को, 69th, ठीक है। 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002, 86th, राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन नहीं सॉरी, एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन था 21, फ्री एंड जी सर। कंपल्सरी Yes. एजुकेशन था सर। हाँ राइट ही तो बनाया था उसको, तो मैंने एक एक्ट के थ्रू से बाद में मैं- पावर दिया, लेकिन पार्लियामेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन में तो राइट टू एजुकेशन ही बोल के जोड़ा ना। जी सर, इट बिकेम ए फंडामेंटल राइट्स अंडर कॉन्स्टिट्यूशन। वही मैंने अलग से फिर बाद में फिर एक्ट भी लाया 2009 में, लेकिन एजुकेशन जो है 6 से 14 साल के बच्चे के लिए फ्री है पूरा कंपलसरीली, ठीक है। 86, 91st 2003 विथ रेस्पेक्ट टू 10th शेड्यूल, वही 10th शेड्यूल कौन सा, आया राम गया राम वाला, ये वाला उसी के कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा एक्सटेंशन दिया। एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर shall not exceed 15% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो 15% एक्सटेंड नहीं करेंगे अपना टोटल स्ट्रेंथ का। जैसे होता क्या था, इस समय कोलिशन एरा चल रहा था, तुम ऐसा अगर याद रखना चाहते हो तो 90s जो बोलते हैं उसको कोलिशन एरा बोला जाता है, मैंने आफ्टर इंदिरा गांधी का उसके बाद से ना कोलिशन गवर्नमेंट ही चला इमरजेंसी के बाद से, ठीक है। तो कोलिशन गवर्नमेंट में क्या होता था कि हर किसी को खुश करना है, सारे पार्टी को खुश करना है, तो भाई थोड़ा थोड़ा सबको दे दो कुछ ना कुछ, ठीक है। तुम प्राइम मिनिस्टर तो है ही कि सीएम तो है ही, अब डिप्टी सीएम क्रिएट कर दो, अब 5 डिप्टी सीएम बना के बैठे हुए हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि हर पार्टी को खुश करना है थोड़ा। अब उतना से नहीं,
तो अलग अलग मिनिस्ट्री ओपन कर दो। तो वही बोला गवर्नमेंट परेशान हो गया इस चीज से कि सबको मिनिस्ट्री का पोस्ट दिया जा रहा है क्रिएट कर करके। तो बोला कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शेल नॉट एक्सीड 15% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ। ठीक है, अगर लिंक करना चाहोगे तो कर लोगे आराम से कि 2003 आते तक मतलब इतने सारे मिनिस्टर हो गए थे कि परेशान होकर फिर लाना बताना पड़ा कि भाई तुम 15% से ज्यादा तुम क्रॉस नहीं कर सकते हो 91st कॉन्स्टिट्यूशन में था। ठीक है, और कुछ सर एक चेंजेस डाउट पूछे 91st। क्या? एक डाउट पूछे सर। हाँ हाँ, सर ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ये सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का था या स्टेट गवर्नमेंट का भी था सर? स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी था और दिल्ली के लिए अलग से शायद 10 या 12% था। ठीक है। जी सर। हम्म, वो जो यूटी पढ़ाऊंगा तो वहां पे मैं लिखा हूँ कि दिल्ली को स्पेशल मैंने 12% या 10% दिल्ली दिल्ली के लिए। 10%। 10%। हाँ ठीक है। जी सर। 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2011 कोऑपरेटिव सोसाइटी 2011 कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए लाया गया था 2011। अच्छा मेरे को ये बताओ कि कहाँ पे ये ऐड हुआ होगा, कौन सा आर्टिकल में है ऐड हुआ है बताओ। डीपीएससी 43B। 43। ठीक है, याद रखना, ये देखेंगे वहां पे भी लिखा हूँ, बस ऐसे ही पूछ लिया तो ये याद रखो इतना। मैं तुमको पूरा 106 याद करने के लिए नहीं कह रहा, लेकिन कुछ ये तो पूरा एकदम डेट के साथ 100% रखो, और ये भी कुछ है जो डेट के साथ याद रखना ही पड़ेगा। अब ये किस बेसिस पे मैं कह रहा हूँ, यहाँ पे इसको देखोगे तुम क्वेश्चन जब सॉल्व करने बैठोगे तो तुमको रियलाइज होगा कि सब इसी के आसपास घूम रहा है। ठीक है, सब इसी के आसपास घूम रहा है। ये क्वेश्चन देख लिए, ये देखे, ये करो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सर ओनली 2B। Supreme Court of India struck down the 99th Amendment to the Constitution of India as being violative of the independence of the judiciary. हाँ, ये 99th Constitutional Amendment में NJSE था। ठीक है, था। 144th Amendment, 44th Amendment of the Constitution of India introduced an article placing the election of the Prime Minister beyond judicial review. 44th में उस समय तो मोरारजी देसाई का गवर्नमेंट आ गया था 44th आते आते तक, तो वन गलत है। ये क्या? सर ओनली 2 होगा B आज। हाँ हाँ, भी ही होगा 44th। जो ये जो एक्चुअली ये एक्ट जो था कौन ऐसा, इंदिरा गांधी की थी कुछ। ठीक है, इंदिरा ये गांधी। सर 39 हाँ 39 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। हाँ, तो इंदिरा गांधी की थी वो तो, लेकिन जो 44th है 1978 में आया था ये, इसका डेट ऑफ अगर ये याद रखोगे तो उस समय मोरारजी देसाई का गवर्नमेंट आ गया था, कोलिशन गवर्नमेंट था, तो वो लोग ऐसा कुछ नहीं किए थे, इंदिरा गांधी का किया हुआ था ये स्टेटमेंट। लेकिन वो डिफरेंट आर्टिकल अमेंडमेंट से था वो। ठीक है, इसका आंसर 2 होगा ओनली। ये करो, अंडर द आर्टिकल 368 पार्लियामेंट हैज नो पावर टू रिपील फंडामेंटल राइट बिकॉज दीज आर। सर डी। ए सर। डी 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 Basic structure. डी जी डी। सर। ये बताओ। ए। ए सर ए। ए ए 86 ए 86. ठीक है, ये करो। अच्छा ये इस टॉपिक से नहीं है, सॉरी। हाबिस कॉर्पस ठीक है, ये इस टॉपिक से नहीं ए है, इसको सर। करो, इसको करो। सर हाबिस अच्छा, कॉर्पस ये भी इस टॉपिक से नहीं है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो ठीक है, इसका तो सर वो सी हो सकता नेशनल है। यूनिटी इसका नेशनल इंटीग्रेशन था। हाँ, ये जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, नेशनल यूनिटी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था इसमें। ये कौन सा जजमेंट था? जॉन बेलतम केस था, उसमें वो बोला था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है नेशनल यूनिटी में प्रोग्रेस में हेल्प करेगा। अनलॉफुल डिटेंशन ऑफ अ पर्सन इज क्वेश्चन बाय हेबियस कॉर्पस। हिबियस कॉर्पस। Habeas हाँ, ये फंडामेंटल राइट में देखेंगे, आज अमेंडमेंट पढ़ा दिया, गलती से मैं यहाँ पेस्ट कर दिया हूँ। ठीक है, कुछ न्यूज में था, इन न्यूज 130th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल 2025, 130th बिल था एक, फॉर रिमूवल ऑफ पीएम सीएम और मिनिस्टर
हु हेल्ड इन कस्टडी फॉर 30 डेज। अगर कोई भी पीएम, सीएम या मिनिस्टर 30 दिन के लिए कस्टडी में जाता है कंसेक्यूटिव डेज ऑफ अ सीरियस क्राइम, तो उसको हटाने का बात चल रहा था। ये हाउस में प्रेजेंट हुआ था, एक्ट नहीं बना, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल नहीं बना। अमित शाह इसको ये कर रहे थे, इसके ऊपर पिछले साल बहुत ज्यादा ड्रामा हो रहा था। ये फाइनल नहीं हुआ, ये बिल में ही है अभी। तो ठीक है कि जो भी पीएम सीएम 30 दिन तक जेल में रह गए उनको अपना पद छोड़ना पड़ेगा, सीएम का या फिर पीएम का या छोड़ना पड़ेगा, कोई और आके उस पर बैठेगा। एक्चुअली ये केजरीवाल से रेफरेंस लेते हुए, अरविंद केजरीवाल से रेफरेंस लेते हुए इसको डिजाइन किया जा रहा था, ठीक है। ये ओपीएससी 26th अमेंडमेंट एक्ट, which of the following articles were repealed from Indian Constitution by Constitution 26th अमेंडमेंट एक्ट 1971, ठीक है। बहुत टफ है ये, बहुत टफ है। क्यों? क्योंकि तुम अब सारे के सारे तो अमेंडमेंट याद नहीं रख सकते। अब इक्का दुक्का क्वेश्चन ऐसा आ भी जाता है एग्जाम हॉल में ना, तो ये तुम्हारा इतना जान लेना कि तुमको जितना मैं दिया हूँ कंटेंट और जितना पीडीएफ में है, तुमसे नहीं सॉल्व हो रहा होगा, तो मोस्ट लाइकली कोई गलती से तुक्का मार के आ जाए, एक ए या बी, तो ऐसा होगा तो होगा, ठीक है। लेकिन ये एक्चुअली में टफ हो जाता है, ये ऐसा याद रखना, ठीक है। जितना वहाँ दिया हूँ जनरल, वो सारे स्टैंडर्ड बुक्स में, सारे पीवाईक्यूज जितने भी स्टेट पीसीएस वगैरह हैं, मिला जुला के इसी में से सब पूछ रहे हैं। अब कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ पेपर कुछ क्वेश्चन छोड़ने भी होते हैं, ठीक है। तो वो आर्ट ऑफ लिविंग जो है ना, LEAV, LIV नहीं, लिविंग, तो वो भी आना चाहिए कि कुछ छोड़ना भी रहता है। जब आउट तुम्हारे नोट से बाहर का आ गया है, तुम अच्छे से रिवाइज किए हो, तो कॉन्फिडेंटली छोड़ भी देना, क्योंकि अगर अटेम्प्ट कर लिए ये आके टेम्पटेशन में, तो फिर क्या होगा कि माइनस मार्किंग होगा, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन जो तुम्हारे नोट्स में नहीं था, किसी स्टैंडर्ड बुक में कभी नहीं देखे हो गलती से भी, तो ऐसा क्वेश्चन छोड़ देने में ही भलाई है, ठीक है। बहुत लोग ज़्यादा माइनस मार्किंग करके भी मैंने लिस्ट से बाहर हो जाते हैं। किए रहेंगे अच्छा अटेम्प्ट भी अच्छा है, करेक्ट भी बहुत अच्छा है, लेकिन पता नहीं कुछ ऐसा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देते हैं जिनके बारे में पता है उनको कि ये चीज़ मेरे से नहीं होगा, मैं कहीं नहीं पढ़ा हूँ, टफ है। तो फिर टफ है तुम्हारे लिए, तो भी बाकियों के लिए भी टफ होगा। तो हर कोई नहीं अटेम्प्ट किया वो क्वेश्चन को, ठीक है। अब जैसे कल तुम्हारा मेंस का पेपर देखा GS3 का, तो उसमें था कि एक क्वेश्चन कि गूगल मैप कैसे काम करता है, ठीक है। अब भाई ठीक है, गूगल मैप कैसे काम करता है तो बेसिक, ठीक है, बेसिक नॉलेज है साइंस एंड टेक का, कैसे काम करता है। लेकिन क्या उसके लिए 3 पेज लिख पाना सबके लिए टफ है वो, ठीक है, सबके लिए टफ है। तो वो चीज तुमको पकड़ना पड़ेगा कि तुम्हारा कंपटीशन जो है रिलेटिव कंपटीशन है, ठीक है, रिलेटिव कंपटीशन है, मतलब कि तुमको बाकियों से तेज भागना है, ठीक है, सबसे तेज नहीं, बाकियों से तेज, जो तुम्हारे कंपटीटर है उनसे तेज भागना है। कुछ क्वेश्चन यूपीएससी ओपीएससी डालेगा टफ, कोई बात नहीं, वो मान लो कि कोई एक साल तुम्हारा था जहाँ पे वो पूरा कट ऑफ 50 के आसपास चला गया था। क्यों गया था? क्योंकि वो बहुत रैंडम क्वेश्चन डाला था उसमें, बहुतों को नहीं आ रहा था कुछ, तो ऑब्वियसली बात है कट ऑफ नीचे जाएगा ही, ठीक है। तो तुमको जो गिवन इंफॉर्मेशन दिया जाएगा, हाँ ये देख लेना, ये कुछ 42nd अमेंडमेंट जो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, तो कुछ ज़्यादा ही उसमें कुछ ऐड किया गया था, जैसे कि इंट्रोडक्शन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज, ये सब ऐड हुआ था। चेंजेस टू द प्रियम्बल, सोशलिस्ट सेकुलर इंटीग्रिटी ऐड किया गया था। फिर अनरेस्ट्रिक्टेड पावर प्रिवेंटेड जुडिशियल रिव्यू, ठीक है, जुडिशियल रिव्यू को प्रिवेंट कर दी थी इंदिरा गांधी इसी के थ्रू से। तो फिर बाद में आके सुप्रीम कोर्ट इसको बोलेगा कि भाई तुम गलती हो रहा है तुमसे, 44th अमेंडमेंट में ये सबको हटाया जाएगा। प्राइम डायरेक्टिव प्रिंसिपल को पावरफुल बना दिया गया था, फिर बाद में इसको भी बोला जाए कि नहीं भाई पावरफुल नहीं है ये, ठीक है। मैंने व्हील ऑफ द सेम व्हीकल करके कुछ ऐसा ये मिनरवा मिल केस बोला था, हार्मोनियस डॉक्ट्राइन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन करके कुछ बोला था मिनरवा मिल केस 1989, ठीक है। तो ये सब ये मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है तुम्हारा 42nd अमेंडमेंट। चेंजेस टू द इमरजेंसी प्रोविजन में कुछ चेंजेस लाई थी, एक्सटेंसिव मॉडिफिकेशन, चेंजेस टू द 53rd आर्टिकल। तो तुमको ये ब्रॉडर जो कीवर्ड यहाँ लिखा हुआ है, बस इनको देखना है कि 42nd अमेंडमेंट में ये सब चीज हुआ था। अगर तुमको अब क्या है कि उन चीजों को बहुत अच्छे से पढ़ना है ना, जिसको तुम मेंस के पेपर में यूज करने वाले हो, ठीक है, मेंस में यूज करने वाले हो, उनको बहुत अच्छे से पढ़ना है। कुछ चीज को छोड़ा जा सकता है, लेकिन कुछ चीज को इसको नहीं छोड़ा जा सकता, ठीक है, नहीं छोड़ा। मेन में डायरेक्ट तुम्हारे क्वेश्चन आएगा कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन 42nd अमेंडमेंट के फीचर्स प्रोविजन क्या थे, बैठो लिखो 5 पेज 3 पेज लिखो, और अगर दे दिया तुमको लॉन्ग क्वेश्चन में तो लिखो 4 पेज। तो फिर ऐसे चीज को तुमको अभी से अभी पढ़ के जाना पड़ेगा। और जो तुम्हारा मेंस का पेपर है, मैं बता दे रहा हूँ कि 3 मंथ्स प्रीलिम्स के बाद जो मिलता है, तो मेक श्योर कि 2.5 महीना 2 पॉइंट मैंने तुम अगर 2.5 मंथ अगर तुम पढ़े हो खाली मेंस का सिलेबस, तो मैं कहूँगा कि 15 दिन कम से कम प्रीलिम्स का सिलेबस भी पढ़ के बैठना, ठीक है। नहीं तो ऐसा ये मील अकाउंट वाला क्वेश्चन टाइप सब छूटेगा,
तुम स्पेस डेब्रीज, इसरो का क्या फीचर है, सब तुम पढ़ के जाते हो प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। लेकिन वो तुमको एग्जाम हॉल में टू दी पॉइंट उसके आसपास का कुछ, अब वो क्या है, केसलर सिंड्रोम है, ठीक है। कोई उसको डिफाइन किया था स्पेस डेब्रीज कैसे प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है, केसलर सिंड्रोम। अभी सब जो कोई भी यूपीएससी का तैयारी करता है उसको पता हो केसलर सिंड्रोम रिलेटेड टू स्पेस डेब्रीज, ठीक है। तो इंट्रोड्यूस करेगा उसी से ही। तो जब तुम पढ़ के जाओगे 15 दिन कम से कम मेंस के लिए भी, तो वो तुम्हारा रिफ्लेक्ट होगा कॉपी में, और वो बाकियों की कॉपी में रिफ्लेक्ट नहीं होगा वो, ठीक है। तो वो चीज करना, 15 दिन कम से कम, 3 महीना मिलता है ब्रेक, तो उसमें ढाई ढाई महीने पढ़ना तुम आराम से मेंस वाला, और 15 दिन कम से कम प्रीलिम्स का जो भी तुम बनाए हो नोट्स, उसको एक बार क्विक रिवीजन दे देना, 2-2 दिन, या फिर हर दिन डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहना डेली, क्योंकि वो बहुत ज्यादा तुम्हारा इंट्रो बॉडी कंक्लूजन हर जगह यूज होगा तुम्हारा प्रीलिम्स वाला नॉलेज। अब अगर अमेंडमेंट पे ही आ गया क्वेश्चन, तो क्या तुम आर्टिकल 368 नहीं लिखोगे क्या, ठीक है। तो वही बात है कि पार्ट 20 नहीं लिखोगे क्या। तो यहाँ से तुम्हारा इंट्रो और कंक्लूजन रेडी रहेगा प्रीलिम्स का, ये डाटा से। और अगर प्रोसीजर पूछ लेता है तो फिर बताओ, यहाँ तो ये तो पढ़े ही हो तुम प्रीलिम्स के लिए। लेकिन वो कैसे पूछेगा, अब इसी का अमेंडमेंट का अगर मेंस का टॉपिक पूछना हुआ, कैसे देगा, तो वो देगा कि रिजिड और फ्लेक्सिबल कैसे है, पूछेगा वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फिर पूछेगा कि क्या ये एस्पिरेशन को फुलफिल कर पाया है अमेंडमेंट अभी तक, तो तुम बताओगे कि हाँ कर पाया है, कैसे, तो 75 साल में 103 बार 100 बार चेंज हो चुका है, ठीक है। तो वहां पे वैसे पढ़ना है, और यहाँ पे इधर है कि तुमको फैक्ट याद रखना है, और यही फैक्ट को अप्लाई करना रहता है मेंस में, है ना। तो ठीक है, ये हो गया तुम्हारा अमेंडमेंट वाला टॉपिक पूरा खत्म। अब किसका कुछ डाउट है तो पूछो। किसका कुछ डाउट है तो पूछो। सर सर, ये हाँ हाँ। फैक्ट्स वगैरह को याद करने का कुछ मतलब टेक्निक है क्या? याद फैक्ट्स नहीं को रहता है देखो, किसी फैक्ट्स। भी चीज को याद करने का एक ही टेक्निक है, ठीक है। सर लिख ये के। पहली हाँ। पहले 1-2 बार तुम उसको पढ़ो, और तीसरी चौथी बार से उसको रिकॉल करना शुरू करो, ठीक है। तुम पढ़ रहे हो, जैसे अभी मैं तुमको रिकॉल करना अगर बताऊं कैसे रिकॉल करेंगे, तो चलो मैं तुमको बता ही रहा हूँ कि कैसे करेंगे रिकॉल, ठीक है। हम लोग क्या क्या पढ़े, रिकॉल करो, क्या क्या पढ़े तुम ही लोग बताओ, क्या क्या पढ़े, स्टार्टिंग कैसे किए थे, स्टार्टिंग किस चीज से किए थे, पार्ट सर 20, आर्टिकल, हाँ पार्ट ठीक है। 20। आर्टिकल 368, ठीक। फिर बताए थे कि किसी भी हाउस में प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। इनिशिएट किसी भी हाउस में हो सकता है एक्सेप्ट, इनिशिएट का बात किए थे। और क्या बात किए थे कि प्राइवेट मेंबर बिल और पार्लियामेंट, ये मिनिस्टर, ये दोनों इनिशिएट कर सकते हैं, कोई भी इनिशिएट कर सकता है। फिर क्या बात किए थे, टाइप ऑफ देखे, प्रेसिडेंस। ठीक हाँ। है। 2 टाइप देखे, टाइप 1 में था स्पेशल मेजोरिटी, और यहाँ पे +50% रेटिफिकेशन था, है ना। फिर देखे थे कि परमिशन चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन का, सॉरी प्रेसिडेंट का परमिशन चाहिए। और फिफ्थ क्या था, लास्ट लास्ट क्या था, फिफ्थ क्या था बताओ, एक सेकंड, नो जॉइंट सीटिंग, ठीक है। तो अब जब तुमको नहीं याद आया तो एग्जाम हॉल में भी मोस्ट लाइकली तुमको याद नहीं आएगा वो, तो अभी देख उसको देख ही लेना उसी समय, नो जॉइंट सीटिंग। तो ये तरीका तुम अपना सकते हो सबके सब पॉइंट को याद रखने के लिए एग्जाम हॉल के लिए, क्योंकि अगर तुम्हारा ब्रेन को तुम नहीं स्ट्रेस दे रहे हो तो तुमको क्यों तुमको याद करके देगा वो, अनलेस कि तुम्हारा इंटरेस्ट है वो तुमको याद रह जाएगा, ठीक है। जी सर। किसी किसी का इंटरेस्ट होता है नंबर, उसको मोबाइल नंबर बहुत जल्दी याद रहता है, ठीक है। तो वैसा है कि तुम्हारा इंटरेस्ट अगर नहीं है तो फिर तुमको रिवाइज करना पड़ेगा और रिकॉल करना पड़ेगा। तुम ऐसे जी खाली बस देख देख के तुम रिवाइज करते जा रहे हो, ये मतलब वन वे रिवीजन है, तुम रिकॉल ही नहीं कर रहे हो तुम, ठीक है। ऐसे देख देख के चले गए और फिर नेक्स्ट चैप्टर स्विच कर गए, फिर देख देख के चले गए, फिर नेक्स्ट चैप्टर। अब जब टेस्ट देते हो तो तुम ये रिकॉल वाला पार्ट को एक्टिवेट करते हो, तुमको दिमाग में आएगा कि हाँ मेरे नोट्स का राइट साइड लेफ्ट कॉर्नर यहाँ पे ये चीज लिखा हुआ था। एग्जाम में तुम्हें नहीं आ रहा है कि क्या लिखा हुआ था, अब तुम जाओ और उसको रिवाइज करो, और मैं जैसा नोट्स दूंगा तुमको, मैं लिख के दे रहा हूँ कि तुमको एग्जाम हॉल में ऐसे ही इमेज फॉर्म होगा, ठीक है। कि हाँ पहला पॉइंट ये, ठीक है। मैं मेंस का मैं दिया था नोट्स, ठीक है, इसी टाइप में। तो वो एग्जाम हॉल में प्लेसिंग टेक्निक है, उसको ऐसे ही याद आता है कि हाँ अच्छा ये इसके बाद ये था, इसके बाद ये था, राइट साइड लेफ्ट साइड पूरा जगह याद, अगर तुम रिवाइज किए हो तो, ठीक है। और अगर इंस्टेंट अगर मान लेते हैं कि चलो रिवाइज नहीं भी किए हो, और एक दिन पहले खाली पढ़ रहे हो इसी नोट्स को, ऐसा नोट्स को एक दिन पहले, ठीक है, तो भी लाइकली है कि जो वर्टिकल नोट्स रहेंगे उससे ज्यादा बेटर इस टाइप के नोट्स, डायग्रामेटिक फॉर्म वाले नोट्स, ज्यादा चांसेस है कि याद रहेंगे एग्जाम हॉल में, ठीक है। तो जितने जी भी सर। कॉम्प्लेक्स टॉपिक होंगे मैं ऐसे ऐसे करके दूंगा, ठीक।
और ऐसे ऐसे करके दूंगा ताकि तुमको जितने भी होंगे तुम देखना, तुम आगे देखो, तुम यूट्यूब में तो वीडियोस भी पड़े हुए हैं। हालांकि ये तुम्हारा सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन तो बहुत पूछता है, तो यूट्यूब में डाला हुआ है, देख लेना उसको कैसे बना के दिया हूँ। ठीक है, वो तुमको याद आएगा वैसे ही जैसा मैं दिया हूँ डायग्रामेटिक फॉर्म में बना के। तुम पढ़ रहे हो, तुम वर्टिकल हॉरिजॉन्टल फॉर्म में पढ़ रहे हो, ठीक है, लेकिन उसमें से कोई एक पॉइंट तुम्हारा ब्रेन उसको कैसे यूनिक साइड में रखेगा, वो बहुत टफ काम है ब्रेन के लिए। ठीक है, तो जो इजी है वही करके दो ना उसको पहले से। तुम अपना नोट्स भी बना रहे हो तो ऐसे ही बनाओ अपने हिसाब से। और एक लेवल इससे और ऊपर क्या होता है कि यहाँ पे आराम से कुछ रब कर दो और एक निमोनिक्स बना लो। ठीक है, लास्ट ईयर जो मैंने अभी जो मेंस चल रहा है उसके लिए तो पहला बैच था जीएस का। ठीक है, तो मैंने बहुत सारे टॉपिक में निमोनिक्स नहीं बना पाया था, लेकिन जो नेक्स्ट बैच होगा उसमें मैं बहुत सारे टॉपिक का निमोनिक्स ये कर रहा हूँ रेडी, कि मैंने तुम देखे क्वेश्चन तो तुमको याद आना चाहिए कि इस टॉपिक से ये निमोनिक्स था, और बस उसी का सारे पॉइंट ओपन करने हैं। टक टक SAES करके क्या था वो वहाँ पे लिखा रहेगा निमोनिक्स को, उसको ओपन करके लिखना है मेंस में पहले। ठीक है, तो और क्या किसी डाउट है पूछो। हेलो सर। हाँ सर हाँ, हमें एक स्केड्यूल्स वगैरह सारे शेयर किए गए थे, तो उस हिसाब से ही सारे टॉपिक्स कवर किए जाएंगे क्या? शेड्यूल मैंने डेट डेट के साथ शेड्यूल अपडेट था क्या? हाँ, कुछ डे 1 डे 2 ऐसे अच्छा, अपडेट डे था। वन आई डे टू थिंक था। अभी वो वो डिलीट हो डे गया। वन डे टू जो था वो तुम्हारे नंबर ऑफ क्लासेस के ये करके। ठीक है, हम्म वो डे 1 डे 2 मैंने डे 1 में जैसे एक टॉपिक हो गया, डे 2 में एक और टॉपिक हो गया, तो वो हम्म मैं टोटल मैंने, क्योंकि अभी जो कि तीसरा बैच है ये, तो मुझे आइडिया है कि कितने देर में वो टॉपिक खत्म हो रहा है। इससे पहले वाले बैच में क्या हो रहा था कि मैंने मुझे लगता था कि ये 2 दिन एक दिन में खत्म हो जाएगा, लेकिन वो ऐसा भी होता था कि कोई भी 2 से 3 दिन में चले जाता था, जैसे पार्लियामेंट चैप्टर। ठीक है, मैं हम्म उसको असाइन किया था 2 दिन, वो 3 दिन हम्म चले गया था पूरा एकदम कंप्लीट 2-2 घंटे का। तो हम्म वो ऐसा डेज असाइन किया हुआ है तुमको इसलिए कि वो तुमको उसी मैंने उस दिन में उतना टॉपिक तुमको उस डे पे खत्म हो जाएगा, उस डे पे ये खत्म हो हम्म जाएगा। और रही बात क्लास का हम्म रेगुलरिटी का, तो गिवन द टाइम जो फ्रेमवर्क है बहुत कम है टाइम, तो वो मैंने वो उसी टाइप में चलेगा कि एक बार स्टार्ट हो गया तो फिर वो पूरा खत्म होने के बाद ही कोई सब्जेक्ट ये होगा। ठीक है, जी और नहीं जी। तो जैसे डे 1 पॉलिटी चला, डे 2 पॉलिटी चला, डे 3 पॉलिटी चला, और कोई मान लो किसी भी कारण से इमरजेंसी में कोई फैकल्टी अवेलेबल नहीं है, कि जो कि कोई मैंने अगर मैं ही अवेलेबल नहीं हूँ, तो उस केस में कोई अल्टरनेट सब्जेक्ट होगा, लेकिन डे मिस नहीं होगा। मैंने काइंड ऑफ मान लो कि 120 डेज का चैलेंज है, तुमको हर दिन बैठना पड़ेगा और हर दिन उतना ही डिटर्मिनेशन से बैठना पड़ेगा। ठीक है, और उसको कंप्लीट करना पड़ेगा। जी और एंड मैं इतना इसके एश्योरिटी दे रहा हूँ कि जो लोग हम्म, भी लाइव क्लासेस अटेंड किए हैं मेरे, ठीक है, वो उसके बाद उनको नॉलेज का और कैसे उसको यूज करना है उसका तो दिक्कत कभी नहीं हो सकता उनको। जी ठीक है, वो जी बाकी वो घूम के आ जाए। ठीक है, मैंने और भी कुछ मैंने डिफरेंट डिफरेंट ट्राई कर ले, लेकिन इतना है कि जितना इन्फॉर्मेशन दूंगा तुम्हें नहीं आ रहा है, मतलब वो बहुत लेस लाइकली है कि किसी और को आता होगा। कंटेंट में मैं कोई ऐसा कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा मैं। ठीक है, हम्म सर, टॉपिक स्टैंड पॉइंट से वही सीक्वेंस रहेंगे ना? क्या? हाँ हाँ हाँ, नहीं सीक्वेंस सीक्वेंस ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि हम्म सीक्वेंस ऊपर नीचे हो सकता है, ऐसा नहीं है। या फिर रिलेटेबल टॉपिक्स अब हम कवर करेंगे? हाँ हाँ हाँ, मैंने देखो ऐसा है कि लक्ष्मीकांत में जितने दिए हुए हैं और हम्म जितने टॉपिक्स मैंने सीरियली जैसे वहाँ पे दिए हैं, वो सर भी जो डाले हैं वो लास्ट हम्म लास्ट बैच के क्लासेस का सीक्वेंस से ही शायद डाले हैं। तो हम्म मैं वेरीफाई नहीं किया, लेकिन डाले हैं उसी फ्रीक्वेंसी की लास्ट लास्ट बैच में कैसे गया था 25 दिन। ठीक है, ओके। हाँ। सर नेक्स्ट क्लास कौन सा होगा? नेक्स्ट क्लास तुम्हारा बताऊंगा, सर बताएंगे, टाइम देंगे। आज दे देंगे, नहीं तो कल सुबह दे नहीं सर, देंगे। टॉपिक टॉपिक। टॉपिक अब सीरियली चैप्टर 1 में एक्चुअली मेरे को एक्चुअली बोले थे कि तुम कुछ भी ले लो। अब मेरे को ये बहुत बोरिंग लगता है हिस्ट्री वगैरह। ठीक है, बोरिंग लगता है, मैं पढ़ा सकता हूँ इंटरेस्टिंगली, लेकिन बोलते हैं ना कि डेमो क्लास था। अब मैं इसको लास्ट क्लास तो मैं यही डेमो क्लास दिया था, है ना, यही डेमो क्लास दिया था, लेकिन मेरे को लगा कि नहीं, अमेंडमेंट चैप्टर पढ़ा देता हूँ, बहुत बहुत लोगों को कन्फ्यूजन एग्जाम में लेके, और इस तरीके से लक्ष्मीकांत में भी नहीं है ये सब। ठीक है, लक्ष्मीकांत में भी नहीं है, तो इसलिए मैं बोला कि डेमो ही क्लास है तो फिर दे देता हूँ। और अगर और इससे थोड़ा मजेदार बताना तो फिर पार्लियामेंट ही बता देता। ठीक है, तो एक दो अटेम्प्ट निकल जाता है लोगों को पार्लियामेंट समझने में कि है क्या वो। ठीक है, तो मैं फिर बोला कि बीच का कुछ है तो टॉपिक, तो मैं फिर खुद से मैं बोला कि मैं अमेंडमेंट पढ़ा देता हूँ आज। ऐसे सीरियली चलेगा, चैप्टर 1 हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, फिर सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल,
फंडामेंटल राइट, सिटीजनशिप, सॉरी बाउंड्रीज, सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट, सीरियली जो है, जैसे सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ सर, मैं इसलिए पूछ रही थी ना कि मतलब आप जो क्लास करेंगे ना, हम लोग थोड़ा पढ़ के आ जाते हैं ना, तो थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाता। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, तुम लक्ष्मीकांत को तुम सीरियली पढ़ना शुरू करो, ठीक है। हाँ सर। हाँ, सीरियली पढ़ना शुरू करो, तुमको ये होगा, एडवांटेज मिलेगा, ठीक है। एक्चुअली तुमको एडवांटेज इसलिए मिलेगा कि मैं एग्जांपल्स बहुत दूंगा, मैं तुमको ऐसा नहीं होगा कि एग्जाम हॉल में याद रखने का तुमको इशू नहीं होगा कि हाँ, अगर मैं बोला हूँ कि अटल बिहारी वाजपेयी का नो कॉन्फिडेंस मोशन हुआ है उस समय। हाँ हाँ बोलो। सीरियल लक्ष्मीकांत का सीरियल स्टार्ट है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से, वैसे ही स्टार्ट सर करिए। मैं बोले कि टॉपिक पढ़ाती है ना, तो ठीक। अब और किसी को कुछ डाउट है? सर हम्म। सर इसका रिवीजन जो रहेगा, आज आपने बढ़ा दिया इसको, तो रिवीजन कितने दिन में करना चाहिए क्या? देखो, रिवीजन तुम्हारा खुद का, मैंने तुम देखो ना रिकॉल करके अच्छा। नहीं समझे? जैसे कि मैं बताता हूँ कि मुझे कुछ खुद को कोई टॉपिक ना बस एक बार न्यूज़पेपर में देखा मुझे याद रह जाता है। मैंने एक बार देखा वो बहुत डिफिकल्ट है, बहुत टफ है, एक बार कभी पढ़ लिया एडिटोरियल में, क्योंकि वो एनालिसिस लेवल पे मैं पढ़ा हूँ कि मुझे याद रह जाता है, ठीक है। तो मैं उसको दोबारा मुझे नहीं जरूरत पड़ता। लेकिन कुछ टॉपिक होता है जो बहुत आधा अधूरा चीज लिखा हुआ है, उसका मैंने बिल्कुल भी मैं खुद एनालिसिस नहीं किया कि हाँ किस लिए है, क्यों है, क्या है, तो मुझे 2 दिन में ही, 1 दिन में ही भूल जाऊंगा मैं, है ना। तो तुम मैंने रिवीजन करने का यही है कि तुम पढ़ते जाओ और देखो बार कि याद है कि नहीं, कुछ याद नहीं तो फिर देख लो, ठीक है। सर और मैं वैसे करोगे तो रिवाइज रहेगा बहुत अच्छे से। और मैं कह रहा हूँ कि इस नोट्स को तुम पढ़ लो अच्छे से, बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि राइट लेफ्ट कहाँ पे है, क्या है, नहीं है। अगर उतना हो गया तो एग्जाम हॉल में तुमसे ज्यादा कॉन्फिडेंट कोई नहीं होगा, ठीक है। इस जी बार इस बार ओपीएससी नेम वगैरह पूछ रहा है कि कौन बोला है, ये कमेंट्रीज को पूछ रहा है वो, ठीक है। वो भी इंक्लूड करूंगा मैं कि सेकुलरिज्म पे कौन 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 कमेंट्रीज क्या दिया है, कि तुम्हारा फेडरलिज्म पे कमेंट्रीज कौन दिए हैं, ग्रेनविल ऑस्टिन का क्या बोला हुआ है, ठीक है। तो वो कमेंट्रीज पूछ रहा है आपसे ओपीएससी। और ये ओपीएससी का हैबिट था, आज से 4 साल 5 साल पहले पूछता था ये, ठीक है। क्यों पूछता था वही बता दे रहा हूँ। जो क्वेश्चन पेपर सेट कर रहे हैं वो प्रोफेसर सेट कर रहे हैं पीएसआईआर के, ठीक है। तो उनको क्या दिखता है, वो अपना उठाते हैं नोट्स कहीं से भी और फिर वहां से फिर उठा के देते हैं कि हाँ ये कौन बोला है। अगर उतना भी नहीं तो लक्ष्मीकांत का लास्ट पेज जो रहता है उसमें कमेंट्रीज ही रहता है, वो भी वहां से भी तुम रेफर कर सकते हो। लेकिन वो सेकुलरिज्म का कमेंट्रीज कौन है वो नहीं लिखा हुआ था, लेकिन पूछा था ओपीएससी, क्योंकि जो भी पीएसआर का प्रोफेसर है वो जानता है कि वहाँ पे सेकुलरिज्म पे डी स्मिथ बहुत डिटेल में, इंडियन सेकुलरिज्म पे बहुत डिटेल में बात किए हैं, ठीक है। तो वहां से दे दिया वो क्वेश्चन। तो वो क्वेश्चन टफ किया था, एक्चुअली में टफ किया था वो। लेकिन जब कमेंट्रीज दे दिए रहूंगा तो एडवांटेज क्या होगा तुम्हारा, एडवांटेज क्या होगा कि तुम उसको मेंस में तुम बकाया लिख के आओगे, ठीक है। क्योंकि मेंस कब होगा फिर बताया कि प्रीलिम्स खत्म होते साथ 90 दिन बचे रहेंगे और उसी में तुमको सारा खेल करना रहता है, सारा गेम, ठीक है। जिसका प्रीलिम्स नहीं क्लियर है उसके लिए प्रीलिम्स बहुत बड़ा हर्डल है। लेकिन जो बार बार मेंस दिया जा रहा है उसको समझ आ रहा होगा कि कितना इंपॉर्टेंट मेंस होता है। सारा मेरिट तो वहीं से डिसाइड होता है, सारा नॉकआउट पंच जो भी मारना है मेंस में ही मारना रहता है। इंटरव्यू तो बस मैंने एक है कि हाँ एवरेजली दे देगा, 30 नंबर आगे पीछे होगा बहुत से बहुत। लेकिन मेंस में आदमी 250-300 नंबर का एडवांटेज ले लेता है जिसके पास टैलेंट मैंने स्किल है डेवलप, ठीक है। और प्रीलिम्स का कट ऑफ वही डिसाइड करेगा जो एटलीस्ट एक बार सब कुछ होलिस्टिकली पढ़ा है। मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे मैं 28 क्वेश्चन में रखा हूँ मैं, ठीक है। जो मैं 3 सब्जेक्ट लिया था उसी 3 क्वेश्चन में से 28 क्वेश्चन, 29 क्वेश्चन, उसके लास्ट ईयर भी 28 से 29 क्वेश्चन जो थे, ठीक है। और सीरियसली बता रहा हूँ कि क्लास में अगर तुम बैठे भी रहोगे और सुनते भी रहोगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, रिवाइज करते समय तुमने साइड में तुम नोट्स कुछ भी बनाना, साइड में लिख लेना जो मैं बोल रहा हूँ। क्योंकि हर चीज में नोट्स में अगर डाल दूंगा ना तो एक अलग एक नेक्स्ट लक्ष्मीकांत हो जाएगा वो। और पता है कि लक्ष्मीकांत तो पढ़ा नहीं जा रहा है, एक और लक्ष्मीकांत लेके क्या करोगे। तो जो पेरीफेरी नॉलेज होता है ना वो तुम साइड में लिख लिया करो, काम आता है, बहुत काम आता है, ठीक है, बहुत काम आता है। तुम गलती से अगर, मैं कई बार, तुम्हें से कोई मेंस का क्लास किया था क्या मेरे से? हाँ सर। हाँ सर किया था। हाँ, तो जी मैं सर। कोलिशन गवर्नमेंट के बारे में कई बार क्लास में पढ़ाते रहा, मैंने बोलते रहा कि कोलिशन गवर्नमेंट है क्या, मैंने काइंड ऑफ से मैंने अरेंजमेंट ऑफ पावर दिस दैट बताते रहा। अब मेंस में आ गया, ठीक है, तुम जानते नहीं थे, सुने नहीं थे। लेकिन मैं प्रीलिम्स जब पढ़ा रहा था मैं, तो मुझे याद है बहुत डिटेल में मैं अटल बिहारी वाजपेयी वाला जो सीन था कि क्या चल रहा था और क्या दिक्कत है उसका मैं बताया था लास्ट ईयर, ठीक है। तो वही है कि तुम, अब मेरे पास वो पीडीएफ था कोलिशन गवर्नमेंट का, लेकिन मेंस में मैं नहीं डाला, मैं डाला था ओपोजिशन वाला, ओपोजिशन का नोट दिया था कि ओपोजिशन का बहुत इंपॉर्टेंट है,
क्योंकि पिछले 5 साल से 2024 तक ओपोजिशन नहीं था ये में, कोरम मेंटेन नहीं कर पाए, ओपोजिशन का स्ट्रेंथ ही नहीं था कि वो एज लीडर ऑफ ओपोजिशन डिक्लेयर हो पाए, ठीक है। लेकिन 2024 में ओपोजिशन आ गया था, तो मैं सोचा था कि चलो पूछना हुआ, 2024 का नोटिफिकेशन है तो ओपोजिशन पूछ लेगा, क्योंकि हर चीज डाल दूंगा तो फिर वही होता है कि गिवन इतना कम टाइम में 14 क्लास लेना था, तो उसमें डाल देना सब कुछ तो पॉसिबल नहीं है। कोलिशन का मेरे पास था लेकिन मैं बताया नहीं था, लेकिन क्लास में पढ़ाते समय मैं एंटी डिफेक्शन और ये सब बताते समय कोलिशन को मैं डिस्कस किया था कि एक्चुअली होता क्या है कोलिशन। हॉर्स ट्रेडिंग का खेल था, शिवसेना का एग्जाम्पल दिया था क्लास में, तो वो सब चीज तब होगा कि तुम सुन रहे हो अगर एटलीस्ट। तो शांति बिल मुझे याद है कि मैं लास्ट ईयर प्रीलिम्स मेंस हर जगह बार बार जहां भी आता था न्यूक्लियर एनर्जी, वहां पे मैं बताता था कि है क्या, चल क्या रहा है, ये क्यों आ रहा है इतना न्यूज में बार बार। यूट्यूब में रिवीजन भी डाला था तो वहां भी बताया था कि भाई देख लो, प्रीलिम्स में लाइकली है कि पूछ लेगा। अब देखो मेंस में 20 मार्क्स में ऐसा पूछा है कि अगर आता है तो करोगे, छोड़ने का कोई चॉइस ही नहीं है, क्योंकि वो कंपलसरी क्वेश्चन देते हैं वहां पे लॉन्ग क्वेश्चन में, ठीक है। तो तुम पढ़ रहे हो अभी से, टाइम 4 महीना बहुत है। तुम सारा दिन तो प्रीलिम्स का पढ़ते नहीं रहोगे, प्रीलिम्स के क्लास लेने के मैंने 1.5 से 2 घंटे का क्लास रहेगा, और उसको पढ़ने के लिए, मेमोराइज करने के लिए, मैं जो गेस कर रहा हूँ तुम्हारे लिए मैक्सिमम और 2 घंटा ले लो, ठीक है। और 2 घंटा ले लो रिवाइज करने के लिए। स्टार्टिंग में पहला रिवीजन 2 घंटा ले लो, सेकंड रिवीजन आधा घंटा लगेगा, और थर्ड रिवीजन में तो बस खाली ऐसे स्कीम करोगे, खत्म, एक क्लास खत्म, स्कीम किए खत्म, ठीक है। तो वैसा रहेगा। बस जो बचा हुआ टाइम है ऊपर का, तुम कोई एक सब्जेक्ट जो प्रीलिम्स में ही जो काम आने वाला है, ठीक है। अब तो मैं बोलूंगा नहीं कि तुम ऑप्शनल ऑप्शनल कर रहे हो तो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा नहीं बोलूंगा कि तुम अब एथिक्स उठा के पढ़ रहे हो। एथिक्स गिवन टाइम में उस नेक्स्ट मैंने ये में प्रीलिम्स होने के बाद भी खत्म किया जा सकता है 15 से 20 दिन में, और उसको रिवाइज किया जा सकता है 10 दिन के अंदर, है ना। तो तुम अभी से क्या करो कि एक पेपर, एक तो ये रखे रहो कि प्रीलिम्स का करेंगे 2 घंटा क्लास और फिर 2 घंटा रिवीजन, और बाकी उस टाइम में कुछ ऐसा पढ़ते हैं जैसे, क्योंकि देखो ये क्वेश्चन जो है तुमको प्रीलिम्स में कौन बताएगा ऐसे कि जीडीपी, वो बताएगा जीडीपी क्या है, वो बताएगा तुमको कि मैंने अब डेकड ग्रोथ क्या है, लास्ट 90 से क्या इंडिया का परफॉर्मेंस है, क्या चल रहा है, ये सब मेंस पढ़ते समय बताया, मेंस पढ़ते समय डिस्कस होता है कि हाँ क्या चल रहा है, ठीक है, क्या इश्यूज है, कहाँ पे कौन सा है मिसिंग, मिडिल इनकम ट्रैप क्या किसको बोलते हैं, जॉबलेस ग्रोथ किसको बोल रहा है, वहाँ मेंस का सिलेबस में है ये, ठीक है। तो हालांकि मैं लास्ट ईयर इकोनॉमिक्स बहुत डिटेल में पढ़ाया था और बहुत अच्छे से पढ़ाया था, तो वो सब आ गया था, क्वेश्चन एग्जाम हॉल में आ गया था वो, ठीक है। और किसी को कुछ डाउट? और किसी को कुछ डाउट है? नहीं सर। नो सर। ठीक। थैंक यू सर। थैंक थैंक यू यू सर। सर। बाय। थैंक यू सर।